आप जहाँ भी जाते हैं आप दो मकान में रहते हैं, एक मकान में आपका और आपका परिवार रहता है और दूसरे मकान में आपके मेडल रहते हैं। क्या ये बात ठीक है? जैसे ही मैंने चार्ज लिया, मुख्तार अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मेरी हत्या होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। भाषा आपकी बिल्कुल विनोबा भावे की तरह होनी चाहिए और आक्रमण एडोल्फ हिटलर की तरह होना चाहिए। और रही बात अमर सिंह की, तो मच्छर मारने के लिए डायनामाइट नहीं लगाया जाता है। अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो हम डरे होंगे, और डरा हुआ आदमी कभी अथॉरिटी से बात तो नहीं कर सकता। आप एंकर हैं या दार्शनिक हैं? बराक ओबामा ने कहा था कि हमने मनमोहन सिंह जी से पूछा आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया। मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि अगर हम आक्रमण करते पूरी तरीके से भाजपा को राजनीतिक लाभ दे देती और वो जीत जाता। बुंदेलखंड में यहाँ कहते हैं कि फसल कैसी हुई, इसका मतलब कि ऐसी अच्छी फसल हुई कि हम 3 कत्ल करके बरी हो सकते हैं। किस मुख्यमंत्री के अंदर काम करते हो आपको लगा कि आपके हाथ बड़े बंधे हुए हैं? आपके सवाल जिसको कहते हैं बड़े प्रेग्नेंट सवाल होते हैं। माताजी रोज मेरे फाइल्स, स्कूल की स्टेशनरी चेक करती थी। अगर कहीं 4-5 नंबर लिखे कि ये नंबर किसके हैं, उनका ये अनिल के हैं, ये अनिला के हैं। जो अमेरिका में हो रहा है, जो वहाँ पे क्या आरएसएस है, जहाँ आग लगी है, कब तक आरएसएस का ताबीज बना करके बांटोगे भाई? ये अपने आप में समझना कितनी बड़ी चुनौती है कि अगर आपको किसी भी अतिवाद को एड्रेस करना है तो आपको उससे निपटने में खुद भी उतना ही अतिवादी नहीं हो जाना है। मस्जिद पे जा करके वहाँ पे चढ़ जाना या मजार पे जाके झंडे गाड़ देना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपकी गंभीरता इससे जाहिर होती है कि आपने जाकिर नाइक को अमन का मसीहा कहकर नेशनल पुलिस एकेडमी में गेस्ट स्पीकर बनवाया। मैं ऐसों को भी जानता हूं जिन्होंने हजारों करोड़ कमाए और जब सीबीआई का छापा पड़ा तो इकलौते बेटे ने यह कहा कि पापा मैं शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पिता हैं, और आत्महत्या कर ली। तो मछली मिली, तो मछली तो नहीं मिली। क्या तुम कहावत के एसएसपी हो कि अगर मछली नहीं मिली तुमको पहले इंतजाम करना चाहिए था? 3 सिपाहियों को मछली बना के उतार देना तुमने। जब आप अखाड़े में हैं तो अखाड़े में जाके पहलवानी कीजिए, लेकिन जब आप वर्दी पहन करके सामने हैं, आपकी बातें सबके लिए मरहम लगाने वाली होनी चाहिए। क्या वजह है कि पुलिस रिफॉर्म हो या जुडिशियल रिफॉर्म हो इतने सालों से हो नहीं रहे? मैंने किसी राजनीतिक मित्र से पूछा कि आप लोग पुलिस सुधार लागू क्यों नहीं करते हैं? कि विक्रम सिंह जी, जिस दिन हम पुलिस सुधार लागू करेंगे ना, उस दिन हम कोई और धंधा ढूंढेंगे, क्योंकि थाने चौकी से ही हमारी राजनीति चलती है। ऐसे प्रतिभाशाली तुम कभी नहीं थे कि तुम ट्यूशन दो। दूसरी बात ये बताओ, ट्यूशन तुम सिर्फ लड़कियों को ही तुम्हारे फोन आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस, और किसी लड़के का फोन तो आया नहीं। तो विक्रम जी, इस बात की तो पुष्टि होती है कि आप अपनी जवानी में हैंडसम तो बहुत रहे होंगे, वरना 3 लड़कियों के कॉल आ रहे हैं आपको, अगले दिन लड़की केक लेकर आ रही है, तो घर वाले केक लेकर नहीं आ रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से बहुत साल पहले यूपी के एक पुलिस ऑफिसर ने कसम खाई थी कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनका खौफ ऐसा था कि अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक सारे बड़े माफिया उनसे कांपते थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने 4 बार शौर्य चक्र हासिल किया, उन्हें 3 बार गोली तक लगी, और सबसे ज्यादा मेडल पाने वाले वो भारतीय पुलिस ऑफिसर बने, और इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी शामिल है। तो स्वागत कीजिए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नीरज जी, बड़ी कृपा की आपने लाइव हिंदुस्तान ऐसे उत्कृष्ट मंच में मुझ अकिंचन को अवसर दिया। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है। और सर, पहले तो मुझे ये बताइए, आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप जहाँ भी जाते हैं आप 2 मकान में रहते हैं, एक मकान में आपका और आपका परिवार रहता है और दूसरे मकान में आपके मेडल रहते हैं। क्या ये बात ठीक है? ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ठीक है, मेडल माता पिता का पुण्य प्रताप, ईश्वर की कृपा, और वो मिला, वो उसके लिए मैं हृदय से, मैं इसके योग्य नहीं था, अगर मिला तो परमेश्वर की कृपा है। हाँ, लेकिन एक दीवार पूरी मेडल से सची हुई है। नहीं, दीवार तो आप छोटी बात कह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपके मेडल्स पढ़े तो बहुत सारे उनमें प्रेसिडेंट मेडल्स आपको कई मिले, कठिन सेवा अवार्ड मेडल मिला, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल मिला, स्पेशल ड्यूटी मेडल मिला, और आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक भी मिला। मतलब इतने तो शायद मेरे घर में कटोरी चम्मच भी नहीं है जितने आपके पास मेडल है। सब ईश्वर की कृपा है। पहले तो सर आपका धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। मेहरबानी नीरज जी, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया संवाद के लिए। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए, इससे पहले हम बातचीत तो करेंगे, अभी कुछ दिन पहले फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा साहब भी यहाँ आए थे, लोगों ने हमारी बातचीत बड़ी पसंद की, आज आप भी आए हैं। एक बात जो मैं देखता हूँ या मैंने महसूस की कि कोई भी ऐसा जीवन या कोई भी ऐसा शख्स जिसने बड़ी शिद्दत से और संपूर्ण तरीके से अपना जीवन जिया है, जैसे जैसे वो उम्र दराज होता है उसका यौवन, उसकी खूबसूरती, उसकी जो शख्सियत है और ज़्यादा निखरती है। और ये बात 100% आपके बारे में भी है। आपको लगता है कि जब मन में कोई मलाल ना हो ज़िंदगी को लेकर तो ज़्यादा बड़ी ये चीज़ दिखती है कि हाँ, जब भी हम बोलते हैं तो उसमें वो एक पॉजिटिविटी लगती है?
आपकी बातों में एक शाश्वत सत्य छुपा हुआ है कि जब अंतर्मन निर्मल होता है, जब आपने नौकरी नौकरी की तरह नहीं तपस्या की तरह की है, तो एक अंतरात्मा पे बोझ नहीं रहता है। जब अंतरात्मा पे बोझ नहीं रहता है तो शायद व्यक्तित्व की निर्मलता परिलक्षित होती है और आप ऐसे पारखी उसको देख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल। और दबंगई भी मुझे लगता है कि शायद लोग कहते हैं कि जी विक्रम जी जब बोलते हैं तो बड़ी अथॉरिटी से या दबंगई के साथ बोलते हैं, या उन्होंने जीवन भर जो सेवा भी की। क्या इसका भी सर संदर्भ जो ताल्लुक है वो बहुत गहरे में इस चीज़ से है कि हम व्यक्तिगत तौर पर या चारित्रिक तौर पर कितने ईमानदार हैं? क्योंकि अगर हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो हम डरे होंगे, और डरा हुआ आदमी कभी अथॉरिटी से बात तो नहीं कर सकता। क्या बहुत गहरे में वो ईमानदारी भी शामिल है जो आपको अथॉरिटी देती है? आप एंकर हैं या दार्शनिक हैं? हृदय के अंतर मन में जिस वक्त भय होता है तो व्यक्तित्व कांपने लगता है। व्यक्तित्व कांपने तब लगता है जब हमें किसी से कुछ प्राप्त करना होता है, और जब किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना होता है तो राम तुरत मुनि बेश बनाई। आपको अगर कल जाना हो तो वन आज जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। इसलिए किसी की मोहताजी उसी वक्त समाप्त हो जाती है जब अंतर्मन निर्मल हो। कोई अहंकार नहीं, जब ये भावना आ जाती है विवेक और वैराग्य की, किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है, तो निर्भीक और अभय होना ये एक नैसर्गिक उपलब्धि होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपने कई दफ़ा ये बात भी कही है कि आप परिवार से बड़े संपन्न परिवार से थे, और आपको कभी इस बात का बाकी लोगों की तरह शायद कभी डर नहीं होगा, भय नहीं होगा कि अगर ये नौकरी नहीं रही तो मैं कहाँ जाऊँगा। आपको लगता है कि अगर व्यक्ति संपन्न परिवार से हो, जहाँ उसको एक चरित्र भी मिला हो, तो वो फिर दुनिया को फेस करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है, क्योंकि सिर्फ नौकरी पर उसका करियर नहीं टिका होता। क्या इस चीज़ ने भी आपको एक अथॉरिटी दी कि नहीं, मैं तो अपने तरीके से काम करूँगा, करवाना है तो करवाओ, वरना मैं इस पर निर्भर नहीं करता हूँ? आपकी बात अर्ध सत्य है। हाँ जी। ऐसे भी तमाम लोग हैं जो कि बड़े संपन्न घर से आए हैं, लेकिन नौकरी में उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं अवांछनीय कार्य करने में। और ऐसे भी देखे हैं जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, उनकी माँ उनके पास कच्चा अनाज रखती थी, जाके भड़भूजे से भुनवा के मिड डे मील खाते थे। बृजलाल वर्तमान सांसद, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, ईमानदारी में उनसे बड़ी मैं कोई मिसाल दे नहीं सकता हूं। तो मैं देखता हूं कि एक व्यक्तिगत डीएनए के साथ साथ परिवार का अगर बैकअप है तो तमाम फैक्टर्स रहते हैं। मैं समझूंगा कि दोनों का समावेश जब होता है, पारिवारिक परिवेश, डीएनए और इच्छा शक्ति, तब जाकर के व्यक्ति एक संकल्प लेता है। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि असली वैभव, असली धन देश और समाज का क्या है? मेन एंड विमेन ऑफ इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर। असली वैभव देश का, समाज का वो है, न कि स्वर्ण भंडार या स्टॉक मार्केट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही, और मुझे लग रहा है कि शायद इस बातचीत का एक जो आधार तैयार होना था वो हो चुका। सर, आपसे जुड़ी बहुत सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कुछ बातें शायद हो सकता है हमें दोबारा आपसे पूछनी पड़े, और कुछ उसमें बातचीत के सिलसिले में कुछ नई बातें भी निकल कर आएंगी। तो पहली तो सर, जो मैंने आपसे जुड़ी जो चीज़ें पढ़ी या सुनी, उसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि एक वक्त ऐसा भी था जब राजीव गांधी जी से आपका कुछ एनकाउंटर हुआ और उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी थी, और वो अगेन चूंकि आपका एक जो स्वभाव है कि नो चीज़ नियम के हिसाब से होगी तो नियम के हिसाब से ही होगी। क्या था वो वाक्य? ये तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बड़े, और बड़ी अपार मार्जिन से वो संसद बनी, और वो बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। तो वो नैनीताल भ्रमण करने आए थे पूरे परिवार के साथ, और परिवार में श्रीमती सोनिया जी, दोनों बच्चे और एक बड़ा कुत्ता और रस्ट कलर की जोंगा थी। अच्छा। राजीव गांधी जी स्वयं उसको चलाने के शौक रखते थे, बहुत तेज गाड़ी चलाते थे, इतनी तेज चलाते थे कि हमारी पुलिस की गाड़ियां उनका लगाव नहीं रख पाती थी। वो भी एक हास्यास्पद दृश्य होता था कि जब प्रधानमंत्री जी चढ़ाई पे जाने लगते थे तो हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं था कि उनका लगाव सकते। कोई इंजन से पानी फेंक रहा है, कोई कर्मचारी उसको खोल रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, खैर वो भी सीन था। ये आया कि राजभवन में रुका था पूरा परिवार। उनका अगले दिन हम लोग जाएंगे भीमताल। ये करीब 30 मिनट की ड्राइव थी, राजभवन टू भीमताल 30 मिनट की ड्राइव थी। जंगल बीच में थे, और उस जमाने में हिट लिस्ट पे था पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार। तो उन्होंने कहा था, भाई एक भी हम चाहते नहीं कि पुलिसकर्मी रास्ते में कोई दिखाई पड़े, कोई भी पुलिसकर्मी मेरे ड्यूटी में नहीं लगेगा। मैं व्यक्तिगत एक पिकनिक पे जा रहा हूँ, कोई भी कर्मचारी नहीं। ये राजीव जी का आग्रह था, ये उनका आदेश था। ड्यूटी हमारे हिसाब से ब्लू बुक से लगती है, उसके लिए जैक्सन जेकब साहब हमारे आईजी सिक्योरिटी थे, बड़े कड़क अफसर थे। श्री DK अग्रवाल डीजीपी थे, श्री वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, श्री CD कैन साहब हमारे IG थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए थे तो सबका मौजूद रहना जरूरी था। बिल्कुल। तो श्री राजीव गांधी जी राजभवन से उतरते हैं,
ठंडी सड़क से, और जब पहला सिपाही उन्होंने देखा वर्दी में तो गाड़ी रोक दी। अच्छा, सवाल हु इज इंचार्ज, कौन इंचार्ज है यहाँ पे? तो वैसे होता, तमगा देना होता तो सबसे सीनियर कहता मैं इंचार्ज हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करें, उन्होंने कहा आप इंचार्ज हैं, आप आगे जाइए। उन्होंने कहा आप इंचार्ज हैं, आप जाइए। छठे नंबर पे साज में आता हूँ कि हाँ आप यहाँ के, बिल्कुल जाके सैल्यूट किया। सो यू आर इंचार्ज हियर। अच्छा, नेम प्लेट लगी थी, मिस्टर विक्रम सिंह, डिड आई नॉट आस्क यू नॉट टू डिप्लॉय ए सिंगल पर्सन इन यूनिफॉर्म? मैंने आपसे कहा नहीं था कि एक भी आदमी वर्दी में नहीं लगेगा? आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। इन स्पाइट ऑफ दैट यू चूज टू डिसोबे माई ऑर्डर्स, बावजूद उसके कि आपने मेरे हुक्म उदूली किए? जी किया। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? May I know why? Sir, you are a prime target on the hit list. It is my painful duty to disobey your orders and ensure that the rule book is faithfully complied with. आपके आदेश का पालन न करना ये मेरे लिए उचित था और ये मेरे लिए औचित्यपूर्ण था, क्योंकि आप हिट लिस्ट में है, आपकी सुरक्षा मेरा पहला उत्तरदायित्व है। बहरहाल उन्होंने जो ये कहा, उनका वेल इफ यू डिसाइडेड टू स्पॉइल माय डे आई एम गोइंग बैक, अगर तुमने निर्णय कर ही लिया कि मेरा दिन खराब करोगे तो मैं वापस जा रहा हूँ। और उस छोटी सी ठंडी सड़क पे यू टर्न लिया, बिल्कुल जैसे, मतलब जैसे आपने जेम्स बॉन्ड फिल्म में देखा होगा, चीची चीची करते टायर, और सबके चेहरों पे हवाई है कि अब तो ऊपर से गए। ऊपर से नहीं, हम तो बड़े छोटे हैं साहब, हमसे ऊपर जाइए, हमसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल तक जिनका मैंने नाम गिरा है कि सबकी नौकरी खतरे में दिखाई पड़ रही थी कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो जा करके। खैर आर.के. शर्मा साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, हम गए, हमने कहा कि सर चलिए इस वक्त हम ड्यूटी आपके हिसाब से लगाएंगे। तो हम लोगों ने वर्दी वालों को बैठा दिया झाड़ी के पीछे, सादे कपड़ों में कुछ लोगों को लगा करके कर दिया आगे, उनको ले गए भीमताल घुमवा करके और जा करके अच्छी तरीके से उनका भ्रमण करवाया। भ्रमण करवा करके जब आए तो जो टॉप मोस्ट लीडरशिप थी, नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ वहां पे, कुछ मूड ठीक हुआ? कहा सब मूड तो काफी ठीक हुआ। क्या किया उन्होंने? उनका भुट्टा खाया। कहा और क्या किया? तो उन्होंने कहा सब मछली की कांटा वाटा लगाया। कहा मछली मिली? तो मछली तो नहीं मिली। क्या तुम काहे बात के एसएसपी हो कि अगर मछली नहीं मिली तुमको पहले इंतजाम करना चाहिए था? हमने कहा अब ये सीखना पड़ेगा, 3 सिपाहियों को मछली बना के उतार देना था अंदर। अब ये सीखना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त तात्कालिक रूप से ये सब संभव नहीं था। खैर प्रधानमंत्री जी आए, परिवार से आए, बहुत खुश थे, फोटो वगैरह हम लोगों ने खूब खिंचवाई। और JS नैनवाल जूनियर इंजीनियर, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका चित्रण किया है। अच्छा। उसके बाद जब खुश होकर के आए तो उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया, विक्रम आई एम सॉरी, यू आर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। वाह, जब इतना कहना था तो सारे अधिकारी, राजनेता, अरे भाई प्रधानमंत्री हम भी तुम्हारा हाथ स्पर्श कर ले तुम्हारा। हमने कहा जब उस वक्त उन्होंने कहा था आई एम गोइंग बैक, यू स्पॉइल्ड माय डे, सबको दिन में तारे दिखाई पड़ रहे थे। वो तो खैर बात आई गई होगी, लेकिन उसके बाद जब सभा, तो उस व्यक्तित्व का बड़प्पन दिखाई पड़ रहा था कि उसने एक छोटे से IPS अफसर से अपनी गलती मान करके क्षमा याचना की और सार्वजनिक रूप से सॉरी फॉर फायरिंग। लेकिन सर इसमें मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन आपने स्टोरी बताई, मुझे नहीं लग रहा ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि जो एक लर्निंग जो मुझे एकदम इमीडिएट दिखती है वो ये कि जीवन में जब भी बड़ी चुनौती आए और आप बिना घबराए उसका सामना करें तो वो आपके लिए एक अवसर भी बनती है। मतलब आपने उस चुनौती को स्वीकार किया कि मैं 6ठे नंबर पर हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे मेरे ऑफिसर कह रहे हैं तो मैं बात करूंगा। नहीं तो मैं भी कह सकता था कि यहाँ पे इंचार्ज साहब एडिशनल SP हैं, बिल्कुल इनको आगे कर देता हूं मैं, ये इंचार्ज हैं। लेकिन आपने वो चुनौती स्वीकार की तो बाद में आपकी प्रशंसा भी हुई। जी जी, बहुत प्रशंसा हुई, सबने बड़ी प्रशंसा की और सबने हाथों हाथ लिया मुझे। तो आपने वो जो कुछ घंटों के स्पैन में जो अधिकारियों का मूड बदलते दिखा था उस बारे में बताइए, जो पहले आपको कहना नहीं चाहिए कि कच्चा चबा जाने के मूड अंदाज में देख रहे थे और बाद में आपको इस नजर औ की नजरों से दिख रहे थे कि यार ये लड़का कौन है, वो मूड स्विंग कैसा था? वो मूड स्विंग ऐसा था जिसे कहते हैं कि दिन में तारे दिख जाएं। प्रधानमंत्री, देश का सशक्त प्राइम मिनिस्टर, जो कि ऐसी अभूतपूर्व मेजॉरिटी से आया हो और उसका शासनकाल कम से कम 5 साल रहने वाला हो, वो नाराज अगर हो जाए तो समझ लीजिए SSP बहुत छोटा रैंक होता है। मेरे उससे ऊपर जो 5 स्तर मैंने बताया, डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल, सब लोग चले जाते घर उसी दिन मतलब संकट की घड़ी आ सकती थी सबके लिए। लेकिन वो चूंकि सूझबूझ, ईश्वर की कृपा और हर तरफ से सहयोग मिला, उनका भी परिपक्व मार्गदर्शन मिला, इन सभी 5 रैंक्स का, तो स्थिति नियंत्रित हो गई और फिर बाकी तो आपके सामने पूरा वृतांत है ही है। बचपन से हम किरण बेदी जी का वो एक वाकया सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इंदिरा जी की कार को टो करवा दिया था, लेकिन जो आपने राजीव जी वाला जो आपने किस्सा सुनाया, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा, ये शायद कई मायने में उससे बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने पूरे के पूरे PM के आदेश की अवहेलना तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस वक्त जो आपको बतौर ऑफिसर उचित लगा आपने वो काम किया जिसके लिए बहुत करेज चाहिए था। तो पहले तो इसके लिए आपको एक बार फिर से 40 साल बाद किरण बेदी जी मेरी बड़ी बहन है और मैं उनको पूजनीय मानता हूँ और मुझसे हर मामले में श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल।
अब सर आज के वक्त पे आ जाते हैं। पहले एक वक्त था जब हम यूपी की बात करते थे तो आपने उस दौर का भी हमने जिक्र किया जब आप जैसे ऑफिसर को भी बहुत दबाव झेलना पड़ा, आपकी पनिशमेंट पोस्टिंग भी हुई। फिर हम शैलेंद्र सिंह जी का भी मैं एक जिक्र सुन रहा था कि कैसे जब उन्होंने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया तो उनको बेचारों को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, फिर उनके ऊपर केस भी हुआ। एक वक्त वो भी था 25-30 साल बाद वाला, और एक वक्त आज ये भी है जब गैंगस्टर गले में तख्ती लगाकर कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरा एनकाउंटर मत करना। आपको क्या लग रहा है इन 20-30 सालों में क्या फ़र्क आया? पहले हम उस वक्त से स्टार्ट करते हैं जो आपका दौर था, वो जो 80 का दौर था जब आपने अतीक का सामना किया, मुख्तार का सामना किया, ये लोग जब उभर रहे थे, क्या दौर था सर वो? सामने का मौका, क्योंकि मैं हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, पहली बार जब सामने का मौका आया जब मैं IGSTF हुआ, जैसे ही मैंने चार्ज लिया, मुख्तार अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मेरी हत्या ये विक्रम सिंह करा देंगे, अगर मेरी हत्या होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। ये आप गूगल पे जाए तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके के इनका खौफ था। फिर DGP जब मैंने चार्ज लिया, उसके दूसरे तीसरे दिन मुख्तार और इसका जो भाई, मुख्तार नहीं, अतीक और इसका भाई अशरफ जिसकी हत्या हुई थी, तो अशरफ ने जाके मदरसे की दीवार गिरा करके उस पर कब्जा करने की नियत से गैंग रेप किया बच्चियों के साथ, दीवार कब्जा करके कब्जा किया। मुझे DGP बने 3 ही दिन हुए थे। हमने कहा आज ये टेस्ट केस है, या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा, दोनों अब नहीं रहेंगे। तुरंत उनके ऊपर गैंगस्टर और NSA लगाया और कहा कि अब इनको पलायित अपराधी बनाए, इनके ऊपर कराइए 1-1 लाख रुपए का इनाम, और जहां मिल जाए इनकी अच्छी सेवा करके लाइए, कीजिए अंदर। अब ये मानने नहीं रखता कि मैं DGP रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन ये इनकी इलाज में कर दूंगा बड़े कायदे से। तो इनकी श्रीमती जी अपने बेटे जो असद को लेकर के, इतना बड़ा बच्चा था, मेरे कार्यालय में आई और मिली और ये कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, मेरी एक गुजारिश है, जैसे आंचल फैला के मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि ये यतीम ना हो। हमने कहा मैं भी नहीं चाहूँगा यतीम हो, लेकिन इसका फैसला आप और इसके वालिद करेंगे। मैं चाहूँगा कि सलामत रहे, लंबी उम्र अल्लाह ताला इनको अता फरमाए, आगे बढ़े, खिदमत करे समाज की और मुल्क की, लेकिन इसका फैसला आप और इनके वालिद करेंगे। और मेरा जहाँ तक सवाल है, वो कोई भी हो, खिदमत का मौका अगर दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा। मैं फिर कह रहा हूँ, वक्त से पहले, उम्मीद से ज़्यादा। और ऐसी खिदमत होगी कि लोग याद करेंगे, कि नज़ीर बन जाएगी और हिस्ट्री की किताबों में वो लिखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि बात है। फिर घर से मैंने बच्चों की किताबें मैं थोड़ी रखता हूँ, उसको दिया असद को, कुछ चॉकलेट्स वगैरह दी कि तुम बेटा खूब पढ़ो, मेहनत करो और इल्म की दुनिया में आगे बढ़ो। अब बाकी तो खैर जो हालात थे जैसे थे वो तो सबके सामने हैं। उनके भाई ने और उन्होंने सुना है कि एक व्यापारी की सिर्फ इसलिए हत्या करवा दी थी क्योंकि वो उनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और उनके भाई की उनसे कुछ बहस हुई। उसके बाद वो व्यापारी उनके घर भी गया अतीक के और माफी मांगी कि मुझे पता नहीं था ये भाई है। उसके बावजूद सुना है कि अगले दिन उसके कटवा दिया। इस तरीके से वो दबंगई करने में वो चूकता नहीं था और पड़बोलापना। और आप नोएडा में यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों ने कहा कि सारा माल आप तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में क्या बचा है? आपने पैलेस वैलेस जो सिविल लाइन्स का एरिया था सब तो कब्जा कर लिया आपने। अब लखनऊ जाइए, लखनऊ आकर के 2-4 प्राइम प्रॉपर्टीज थी उस पर कब्जा किया। तो लोगों का साहब यहाँ क्या है, सब कुछ तो नोएडा में है। तो नोएडा के तो कैसे क्या किसको हम धमका लें तो हमारी साख बन जाएगी। तो सेक्टर 15A में जो CEO नोएडा की कोठी है, ये शाम को पहुंचते हैं, जाके धड़धड़ाते हुए घर के अंदर जाते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, बूढ़ी माँ के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और मुकदमा नहीं लिखा अतीक के खिलाफ, मुकदमा नहीं लिखा गया उनके खिलाफ। तो ये दबंगई जब होगी तो फिर तो ये गुंडई तो छत चढ़ के बोलेगी। नोएडा अथॉरिटी के CEO के बंगले पे जाके उन्होंने सरकारी बंगले में जा करके पूरी तरीके से जाके तोड़फोड़ से यही दिखाने के लिए कि अब जिस प्लॉट पे मैं उंगली रख दूंगा वो प्लॉट मेरा, जिस प्रॉपर्टी में जैसा मैं चाहूंगा वैसा। और एक तरीके से ये है, मेन चीज ये है कि आप ये देखिए ये दबंगई आती कैसे है, किसी भी स्तर पे हो, DGP की हो, मुख्यमंत्री की हो, DM की हो, SSP की हो। क्या आप किसी से लाभान्वित हो रहे हैं, अपराधी से, माफिया से? अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं होगा कि आप किसी को टोक दे। फिर आप यही कहेंगे अतीक भाई, मुख्तार भाई, भाई मुझे तुम्हें मेरी कसम है। और अगर आप उसका किसी तरह से लाभान्वित नहीं होंगे कि अतीक भाई छोड़ दीजिए, अब तुम्हारी, अब मैं वो कहना कि आपका बड़ा सभ्य चैनल है इसलिए मैं बड़े शिष्टाचार पूर्वक आदर सूचक देंगे 4 शब्द। एक कंपनी PSC जाके घेरेगी और आपको घसीट के, जैसे जिससे हाथ मिला रहे थे उसकी उस तरीके से घसीट के गले में पट्टा बांध करके आपको ले जाएगी। फिर ये नहीं होगा कि हमारा क्या होगा, अब ये फैसला तो बाद में होगा हमारा क्या होगा। लेकिन लानत उस DM SSP को जहां पर ऐसा थर्ड रेटर माफिया बाहुबली क्रियाशील हो।
तो आप कह रहे हैं कि लालच या स्वार्थ जो है वो अक्सर अधिकारियों को कमजोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कुछ एक्शन लेने लगते हैं उनको लगता है कि कहीं मैंने मुख्यमंत्री को नाराज कर दिया तो मेरी पोस्टिंग यहाँ ना हो जाए या बाद में जो मुझे बेनिफिट मिलने वाले वो ना मिले, तो इस वजह से, उस लालच की वजह से वो आपको लगता है कि वो कमजोर हो जाते हैं ज्यादातर। आपने अपने प्रश्न में दो बातें रखी हैं, पोस्टिंग और आगे की प्रक्रिया। पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि ऐसी घटिया पोस्टिंग कर दें, आपको डीजीपी ऑफिस या रेवेन्यू बोर्ड से, आईएएस है तो रेवेन्यू बोर्ड से अटैच कर दें, आईपीएस हैं तो आपको डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दें, जिसको लाइन हाजिरी कहते हैं, तो तनख्वाह तो मिलेगी ना। राष्ट्रपति के यहाँ से जो चेक आता है वो तो मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते हैं, वो तो मुख्यमंत्री रोक सकते हैं। और जब तक भ्रष्टाचार ना हो आप निलंबित नहीं हो सकते हैं। कैरियर की जहां तक बात आती है वो मुख्यमंत्री में सामर्थ्य नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि मुख्यमंत्री आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे, जैसे संयुक्त राष्ट्र में मुझे तैयारी हो गई थी लेकिन मुझे रिलीव नहीं किया गया। इसी तरह भारत सरकार में जो था तो ये कहा गया कि आप एक बार जा करके अमर सिंह जी से मिल लीजिए। तो मैं अमर सिंह से क्यों मिलूं, मैं अमर सिंह से क्यों मिलूं? वो हमारे शासन तंत्र में क्या है, डिप्टी सीएम है, क्या है वो? मैं तो मिलूंगा नहीं। अब यूएन होता है तो क्या, मैं भारत सरकार जाता हूं तो क्या, नहीं होता है तो क्या? नाराजगी क्या थी, आपने क्या नाराज कर दिया था उनको जो आपको ये अच्छा पनिशमेंट सवाल है, पोस्टिंग आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, मैं आज आपको बता रहा हूं। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, सरकार बदलती है, मायावती जी की सरकार जाती है। सर टाइमलाइन भी बताते जी, किस साल की बात है? 2001 की है या 2 की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2000, क्योंकि मैं इसको बड़ा छोटा बात था, मैंने कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। ये चीजें आती है जाती, जैसे एक सिनेमा देखा वैसे ही मैं भूल जाता हूँ। लेकिन 2000 की बात है, तब के अखबार निकालिए। विक्रम सिंह पोटा लगा रहे थे किस पर? नेताजी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर और अमर सिंह के ऊपर। तो जब मैं नाराजगी ये थे, और ये फैलाया किसने था? कुछ स्वार्थी तत्व जो विभाग में थे, उन्होंने जाके अपने नंबर बढ़ाने की नियत से अपने को आगे रखने के लिए कि साहब आपके ऊपर तो पोटा लग रहा था, मैंने ही इसमें कहा कि पोटा नहीं लग सकता है। ये तमाम बातें, तो नीरज जी ये प्रपंच था उनका, आप तो मेरे ऊपर पोटा लगा रहे थे। अब वो बातें बता रहे जो मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं। ठीक है। उनका सर, आप देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मैं कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि सेल्फ गोल इतना बड़ा करूं। अखिलेश जी के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं है, तब तो वो छोटे भी बहुत बच्चे थे वो। और ऐसा उनके ऊपर कोई केस भी नहीं था, ना उनके ऊपर कोई पोटा स्टैंड करता। पोटा कोई अकेले एडीजी नहीं लगाता है, उसमें पूरी गवर्नमेंट की और तमाम उसकी लॉ डिपार्टमेंट की सहमति बनती तब लगता, एक आदमी के बस की बात नहीं है। और रही बात अमर सिंह की, तो मच्छर मारने के लिए डायनामाइट नहीं लगाया जाता है। अमर सिंह के लिए तो बहुत तमाम और भी एक्ट्स हैं जिसके लिए अमर सिंह निष्क्रिय हो जाते। तो बताइए आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब बात आती है इधर की, एक बात और बताना था, मुझे याद आने दीजिए। नहीं तो आप तो, मैंने तो ये भी सुना था कि मुरादाबाद में जनसभा हो रही थी, और ये भी सुना था कि आप आ रहे थे वहां और आप मेरे ऊपर आक्रमण कर देते। हमने कहा, और आपने विश्वास कर लिया, और आपने विश्वास कर लिया। आज तक मैंने इसके पहले कितने लोगों पे आक्रमण किया है? मैंने आक्रमण किया है माफिया, बाहुबली, हत्यारों, गैंगस्टर्स, इनामिया अपराधियों के ऊपर, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर के और किसी के ब्राउनी पॉइंट बढ़ाने के लिए, ये सब धंधों में कभी पड़ा नहीं हूं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है। प्रोफेशनल काम से इनकार नहीं है और नॉन प्रोफेशनल काम मैं करता नहीं, बल्कि करना छोड़ दी, मैं उधर देखता भी नहीं। तो सर इन लोगों की आपसे चिढ़ क्या थी? क्योंकि मुझे याद आता है कि आजम खान से भी आपकी शायद कुछ तकरार हुई थी, उन्होंने आपको लेकर एक बार ये भी कहा था कि ये तक आपत्ति कर दी थी कि आपकी जो जीप है उसमें आप हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। एम्बेसडर कार में हनुमान जी की मूर्ति लगी, तो मैंने तो ध्यान दिया नहीं, आप तक बात पहुंच गई। आपत्ति क्या थी? एक तो इनके कान ये भर दिए कि आपने पोटा लगा रहे थे मेरे ऊपर, और वो अमर सिंह से, अब बात शुरुआत यहाँ से होती है, आप तो जड़ तक पहुंच गए। श्री अमर सिंह साहब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, अब तो गुजर गए इसलिए मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे उनके कई मामलों में मतभेद थे। क्यों मतभेद थे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई ग्रह कॉमन नहीं था। आप अगर देखिए राज्यसभा में उन्होंने एक बार उन्होंने भी कहा कि मैं उनकी हत्या करा दूंगा। अब जैसे मैं एक हत्यारा हूं, माता पिता ने संस्कार यही दिए कि कभी मैं इनकी हत्या करा दूंगा, कभी मैं उनकी हत्या करवा दूंगा, मुख्तार अंसारी की हत्या करा दूंगा, अतीक की हत्या करा दूंगा मैं। तो उन्होंने जब कहा था तो अमर सिंह किसी कारणवश बहुत ज्यादा मुझसे बैर मानने लगे थे। अच्छा। और जो बैर मानने लगे थे तो उन्होंने सारा ताना बाना पोटा लगते का जा करके माइंड पॉइजन किया, नेताजी का भी और अखिलेश जी का भी। तो उसके बाद लेकर के ताना माना। दूसरा ये था कि मैं बड़ा ही इनकन्वीनियंट ऑफिसर था उन लोगों के सेटअप के लिए, क्योंकि
मैं सिर्फ लीगल काम करता था। आपकी बाह नहीं मरोड़ी जा सकती थी। मेरी बाह कोई मरोड़ ना पाया, ये सुख किसी को नहीं मिला आज तक। तो इसीलिए मैं बहुत इनकन्वीनियंट ऑफिसर था, इसीलिए कोई चीज़ बात बनी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं। जायज़ काम हो वो रुकेगा नहीं, नाजायज़ काम करना छोड़ दीजिए, मैं उधर देखता भी नहीं हूँ। आजम खान साहब को दिखाई पड़ गया कि ड्राइवर ने एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, मैंने देखा नहीं, और ये भी मैंने कहा हटेगी भी नहीं, हटेगी भी नहीं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपकी आपत्ति पे वो हट जाए तो हटेगी भी नहीं, क्योंकि इसकी बात है गाड़ी पे अगर ड्राइवर मुझसे पहले, मैं तो वहाँ पे गया तो जो मेरे पूर्वाधिकारी की कार थी वही मुझे मिली, ये तो नहीं कि मैं नई कार ले आऊँगा। जैसी थी मैंने तो सीट कवर भी नहीं बदलवाया उसका, मैंने जो भी उसके एक्सेसरीज थे वो भी नहीं बदलवाए, ड्राइवर ने लगा रखा था, वो लगी है तो बहुत अच्छी बात है, हटाऊंगा मैं नहीं। जी। तो ये आपको लग रहा है उस वक्त थी। एक सर उस वक्त ये भी बहुत सारी प्रचलित बातें हैं, इस पर आप डिटेल में बताइए कि मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर भी काफ़ी तनाव था। कहते हैं कि उन्होंने योगी जी की जो गाड़ी थी उसको आगे पीछे दो बसों में आग लगवा दी और छत पर उनके लोग थे, स्नाइपर थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी हत्या करने का पूरा प्लान था। कितनी सच्चाई है इसमें और उस वक्त का सिनेरियो क्या था? उस वक्त का सिनेरियो ये था कि मैं डीजीपी था, आजमगढ़ जनपद, या मऊ की बात है ये, और वहाँ पर ये किस्सा था कि योगी आदित्यनाथ जी कोई एक प्रदर्शन और अपना जुलूस लेकर के जा रहे थे। ठीक है। युवा वाहिनी का था या कोई हिंदू युवा वाहिनी का था, और मुख्तार अंसारी और इनके गिरोह ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आक्रमण करने की कोशिश की, और जो खटारा किस्म की बसें होती है, अगर आप कोई देखें सीरिया में इस तरह के बड़े हत्याकांड होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, खटारा बसें खींच करके ला के धक्का लगा के वहां खड़े कर देते हैं और उनको आग लगा, जिससे कि भागने के सारे रास्ते हो जाए, बंद हो जाए। हाँ, एक बस आगे एक बस पीछे, और 2-3 कार्स बिल्कुल ट्रैप हो जाती हैं। जब आदमी या तो निकलेगा बाहर तो स्नाइपर ऊपर बैठे हैं, वो निशाना लेके मार देंगे, और या फिर उनके जो शार्प शूटर्स नीचे हैं वो भी अपने घुमा करते थे, वो भी मार सकते हैं। तो 2-3 लेवल पे अटैक, 2 गाड़ी आगे और पीछे, ऊपर से स्नाइपर, और अगल बगल जो उनके जो थे छोटे वेपन लेकर के वो शूटर्स थे। तो ये जब खबर मिली तो मुझे मालूम पड़ गया, तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ता, मुझे आईबी की तरफ सोचा कि यहाँ पर दंगा हो गया इस तरीके से। तो एसपी को मैंने फ़ोन किया, एसपी ने कहा सर कुछ हमने सुना कि तो आप तुरंत जाइए, मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आ रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि हेलीकॉप्टर आपकी पुलिस लाइन में उतरे तब तक आप कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना फिर जो कार्रवाई मैं करूँगा आप जनरल डायर को भूल जाएंगे, आप यू विल फॉरगेट जनरल डायर। आपने कहा जी, और कार्रवाई ऐसी होगी। उनका नहीं सर मैं जा रहा हूँ, और मैं तब तक मैं हेलीकॉप्टर तैयार कीजिए, क्योंकि इतना फ्रीडम डीजी के पास था, जब जहाँ चाहे हेलीकॉप्टर लेके जा सकता था। 3-4 कमांडोज तैयार किए, आसपास के जिलों से हमने कहा कि फोर्स पहुंचे, और वहाँ के जो लोकल ऑफिसर थे आसपास कहीं पहुंचिए। लेकिन इतना जो तेवर देखने के बाद फिर किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई मंसूबा पूरा करे, क्योंकि मालूम था कि वहीं वो योगी जी का तो कुछ कर ना पाएंगे, हाँ उनकी पूर्णाहुति सबकी जरूर हो जाएगी। सिचुएशन कंट्रोल हुई, बल प्रयोग हुआ, लोग अरेस्ट हुए, बड़ी तादाद में दर्जनों के हिसाब से लोग अरेस्ट हुए, हथियार बरामद हुए, योगी जी महाराज सकुशल निकाले गए। पर ठीक है, और ये इंसिडेंट हुआ था, और यूट्यूब पे अभी है, अगर आप देखें अटैक ऑन योगी जी महाराज, अगर आप देखें तो यूट्यूब पे आपको वो क्लिप मिल जाएगी। विक्रम जी, आपको देखकर जो भी मैं देखता हूँ सुनता हूँ, एक चीज़ लगती है कि आपका शायद बचपन बहुत अनुशासित रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से आप बेहतरीन हिंदी बोलते हैं, बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं, आपके बोलने के तरीके में, सलीके में, बात रखने के तरीके में जो एक अनुशासन है, ये उसी आदमी में हो सकता है जिसका बचपन बड़ा अनुशासित हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि आपके फादर बड़े इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़े ये थे कि नहीं, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करना, इसका एक इस्तेमाल है, इसका एक उपयोग है, तो उसको एक मकसद से जीना है? फादर तो थे ही थे, बड़े भाई उनसे भी ज्यादा, माता सबसे ज्यादा। अच्छा। लड़कों के लिए सुबह 4 बजे रजाई जब्त या कंबल जब्त, या 4 बजे सुबह 4 बजे डेली, गर्मी जाड़ा बरसात, और स्नान करके तैयारी करके बैठ जाइए पढ़ने पे। 5 से लेकर के 8 तक पढ़ाई, 8 के बाद जलपान, जलपान जो बना है वही होगा, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। सात्विक आहार और व्यायाम, तब तो जिम होते नहीं थे, लड़कों के लिए था श्री हनुमत निकेतन सिविल लाइंस, वहाँ जाइए, बैठ करके रियाज कीजिए, दंड बैठक मुगदर, मुगदर पता नहीं आप लोग जानते भी कि नहीं, और वहाँ अखाड़े की मिट्टी में कड़वा तेल, दही और घी मिला करके, गाय का गोबर मिला करके रियाज कीजिए, बदन पे मिट्टी मलिए और खूब जोर आजमाइश कीजिए, फिर स्नान करके आइए। गुरुजी आपको ट्रेनिंग कर देते थे दंड बैठक में और कुश्ती में, फिर आप घर आए, फिर आपने फिर पढ़ाई लिखाई की। और जिस वक्त 17 साल की हुई, नियम ये था कि स्कूल में केवल इंग्लिश, घर में केवल हिंदी। जब 17 साल के यूनिवर्सिटी जाने लगे तो माता जी ने ये कहा कि तुमसे 5 मिनट बात करनी है, आओ बैठो।
3 में ये घर शरीफों का है। शरीफों के लड़के शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं और इसके बाद अगर बाहर रहते हैं तो माता पिता को जानने का अधिकार है कि लड़का कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है। दूसरी चीज, जिस दिन शराब पीना हम समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ, घर लौट के मत आना। तीसरी चीज, तुम्हारे पिताजी हड्डी जला के तुम्हारी फीस, महंगी किताबें इसलिए नहीं भर रहे कि तुम जाकर के प्रेम प्रसंग चलाओ और प्रेमालाप करो। जिस दिन प्रेम प्रसंग करना, घर मत लौटना। ये 3 लाइन का इश्तिहार। विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडे सिंह की सोहबत बिगड़ गई, इसको हम अपनी विरासत से बेदखल करते हैं। अब तक की बताई गई बातों में कोई शक नहीं अम्मा, कोई शक नहीं, तो जाओ खेलो जाकर। बिल्कुल सर, आपकी बातें सुन के मुझे पता क्या लग रहा है कि आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी रील्स आती है मोटिवेशनल, और उसमें जो तमाम बातें बताई जाती हैं जीवन में सफल होने के लिए, आपका बचपन उन तमाम बातों का कह सकते हैं कि जीता जाता उदाहरण है। सुबह 4 बजे उठना, खाने का अनुशासन, सोने का अनुशासन, खाने और पढ़ने का अनुशासन, और यही सारी चीजें आजकल हम मोटिवेशनल रील में देखते हैं। आप उसके उदाहरण है कि अगर सच में हम इस अनुशासन को जीवन में उतारें तो आदमी किन ऊंचाइयों पर पहुंच मैं बस जाता ये है। कहूंगा कि मैंने आप के माता पिता तो बड़े कसाई थे, मैंने भगवान को नहीं देखा है, मेरे भगवान मेरे माता पिता थे। तो आपको लगता है कि बचपन में जब हमें अनुशासित करने की माँ बाप कोशिश करते हैं, उस वक्त भली वो अनुशासन हमें लगे कि दम घोटू है ना, हमें लग रहा है कि यार ये हमसे आजादी छीन रहे हैं, लेकिन बाद में हमें लेटर ऑन रियलाइज होता है आजादी नहीं छीन रहे हैं, गला घोट रहे हैं। हाँ। रोज एमएससी तक, दर्जा 10, 11, 12 नहीं, एमएससी तक माताजी रोज मेरे फाइल्स, स्कूल की स्टेशनरी चेक करती थी, जेब चेक करती, कोई प्रेम पत्र, क्योंकि उसका जमाना था नहीं मोबाइल का, प्रेम पत्र, लव लेटर्स, या फिर मशकूक या सस्पिशियस नंबर, क्योंकि ये नंबर किसके, अगर कहीं 4-5 नंबर लिखे कि ये नंबर किसके हैं, उनका ये अनिल के हैं, ये अनिला के हैं, और फिर कहती थी मेरे सामने फोन मिलाओ सबके। अच्छा। और वो चेक करती थी। उनका बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और हमें न बैठाना, लेकिन यहाँ पे हिसाब वैसे ही होगा जैसे हम चाहेंगे, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर वो। और मैं छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ, तब तो मोबाइल का एक बड़ा सा दालान था, फोन आया तो मोबाइल फोन रहता था, पहला फोन आया तो हमने कहा हाँ गीता बताओ क्या है, तो बात खत्म हो गई। हमने कहा माता जी थोड़ा असहज हुए। दूसरा फोन आया, हाँ, हमने कहा बताओ इंदिरा, अब माता जी थोड़ा, और तीसरा फोन आया, हाँ बताओ उर्मिला। चौथा फोन आया, माता जी ने फोन उठा के रिसीवर कर दिया ऑफ। ये किसके फोन आ रहे हैं? उनका ये हमारी सहपाठियों की एमएससी की बात बता रहा हूँ। अच्छा। कि मालूम है तुम्हारी सहपाठी कि तुम्हारी मौसियों के फोन नहीं आ रहे हैं। उनका व्यंग्यात्मक प्रतिभा बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मौसियों के फोन नहीं आ रहे हैं। का किस बात के लिए? क्या पढ़ाई लिखाई की, आपके सामने पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही? तो उन्होंने चश्मा उतारा, साफ किया, देखो तुम मेरे बेटे हो, ऐसे प्रतिभाशाली तुम कभी नहीं थे कि तुम ट्यूशन दो। दूसरी बात ये बताओ, ट्यूशन तुम सिर्फ लड़कियों को ही तुम्हारे फोन आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस, और किसी लड़के का फोन तो आया नहीं। कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारे जो पर निकल रहे हैं इसको हम देंगे कतर आगे का। उसके अगले दिन पता नहीं जब मुसीबत आती है तो कई तरीके से आती है। अगले दिन पड़ोस की एक लड़की पता नहीं कि केक वेक लेकर के आ गई, तो नौकर बड़ा वो उससे भी ज्यादा सृष्टि मेरे खिलाफ साजिश कर रही। उन्होंने कहा भैया से मिलने, वो मैम आई है बगल से। हम देखा भाई कौन सी मैम, हम तो जानते भी नहीं। मेरा वाकई कुछ, उनका एक लड़की थी, भगवान जाने क्यों कहाँ से। तो माता जी ने घोड़े के चाबुक होता है लिया, पीछे आगे, हाँ बताइए। उनका वो विकी, मतलब विक्रम, विकी का बर्थडे है तो मैं केक लाई थी, तो उनका लाइए दीजिए केक। और उसके बाद माता जी ने जो ऐसी गाड़ी धारा प्रवाह, तो केक उसके मुंह पर तो नहीं मार दिया? ना, उनका ये केक विकी नहीं, ये पिकी खाएगा, कुत्ते को फेंक दिया उसके मुंह पर। दोबारा दिखाई मत पड़ना, टांग तोड़ देंगे। तो विक्रम जी, इस बात की तो पुष्टि होती है कि आप अपनी जवानी में हैंडसम तो बहुत रहे होंगे, वरना 3-3 लड़कियों के कॉल आ रहे हैं आपको, अगले दिन लड़की केक लेकर आ रही है, तो घर वाले केक लेकर नहीं आ रहे हैं। ये ईश्वर साक्षी है कि मेरा परमानेंट हेयर स्टाइल था। महीने के पहले हफ्ते में बाल मुड़वा लेता था। अच्छा। और सिर पे शिखा रहती थी। मैं बहुत ही संतुलित, अनुशासित और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करने वालों में। फिर भी इतनी फीमेल फैन फॉलोइंग कैसे थी? कुछ तो छिपा रहे हैं आप। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। अगर कुछ छिपाना होता तो मैं आपसे वही बता। आपको लग रहा है कि आप अपने आप को जितना समेट के रखते थे, आपका ये अंदाज ही लोगों को आकर्षित करता था? शायद यही था कि वो मुझे लगता था कि मुझे अपना
बड़ा भाई या भाई मानती थी, या जो भी कारण हो, वो मुझे अपना भाई ज्यादा मानती थी। बहुत कहती कभी कोई संकट होगा तो मुझको फोन कर देती, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मेरी कोई आत्मीयता न तब थी, न उसके पहले थी, न आज तक मेरी कोई आत्मीयता आज तक न थी। आज तो खैर आप नाम ले भी नहीं सकते हैं, वाइफ भी प्रोग्राम देख रही हैं। चलो, वाइफ से मुझे याद आया कि आपकी जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक अथॉरिटी है, आप दबंग हैं, अतीक जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे कह रहे हैं कि मुझे इनकी जान से खतरा है, लेकिन घर पे भी ये दबंगई चली है। बीवी के सामने आप उसी तरह के पति जैसे बात कर रहे हैं, जैसे आम पतियों की तरह। दबंगई की शेल्फ लाइफ होती है, जैसे हर दवा की शेल्फ लाइफ होती है, इसी दबंगई जो है घर की चौखट के बाहर रहती है। घर के अंदर आने पर आप बिल्कुल ही वैसी सौम्य, अनुशासित, एक सस्ते और टिकाऊ पति की तरह आपको रहना होगा। उसके देना, हालांकि मेरी पत्नी बिल्कुल देवी स्वरूपा है। और किसी ने मुझसे पूछा था आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी स्वर्गीय माताजी और पिताजी और मेरी पत्नी की पूजा। मतलब आप भी कह रहे हैं कि घर आते ही आप वर्दी के साथ साथ अपना एटीट्यूड भी टांग देते थे। बिल्कुल, वो बाहर कोई मतलब ही नहीं, कोई पहचाने के नहीं। ऐसा नहीं हो कि कभी गलती से वही अपना अंदर का डीजीपी निकला और बीवी के सामने, फिर बीवी ने आपको याद दिलवाया कि आप कौन हो? आज तक तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला आज तक तो। और आज बात तो मेरे विवाह के लगभग 49 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। काश मैं आपको अपना बटुआ दिखाता। लोग भगवान की फोटो रखते हैं, मैं अपनी पत्नी की फोटो रखता हूँ। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा कि घर में डीजीपी कौन रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अब सर कुछ अलग मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा जो पुलिसिंग से भी जुड़े हैं, बाकी चीज़ों से भी जुड़े हैं। फॉर्मर जो आप ही के, जो जिनका आपने नाम भी लिया, बृजलाल जी ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया तहव्वुर राणा वाले मामले में। उन्होंने कहा कि उनके पास इस चीज के कुछ सबूत थे जब ये पूरी प्लानिंग हो रही मैं थी। तो डीजी था, वो एडीजी लॉ हाँ, मुझे पूरा। हाँ। और उन्होंने गोरेगांव से किसी को अरेस्ट किया था और एक फहीम अंसारी, बिहार के मोतिहारी से भी एक अरेस्ट, मोतिहारी से भी किया था, जो कि वो कमांडर था। हाँ। तो उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन शायद उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लिया। हालांकि मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, कभी बृजलाल जी राज्यसभा सांसद है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भी उस वक्त सूचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। उस वक्त के सिनेरियो को थोड़ा समझाएं। बृजलाल ने जो कहा था 100% सही कहा था। बृजलाल, मैंने पहले भी कहा था, न केवल फाइनेंशियल रूप से ईमानदार है, ज़हनी तौर से भी ईमानदार है। जो उसने बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी, और आज जो कहा है, उसने बयान दिया है, वो 100% सही है, क्योंकि सूचना थी। इंट्रोगेशन बृजलाल ही नहीं किया था, मैंने भी किया था। हाँ, आपने भी किया। मैंने भी किया था इनका, जिनके नाम बृजलाल बता रहे हैं, फहीम का, और वो जो मोतिहारी वाला था, और जो एरिया कमांडर था जो वहाँ पे ट्रेन होकर के आया था सीरिया से, इन सबका इंट्रोगेशन मैंने भी किया था और सूचना दी गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास दिन में 50, 60, 100 सूचनाएं आती हैं, किसको कितना महत्व दें। शायद उनका एरर ऑफ जजमेंट रहा होगा, महाराष्ट्र पुलिस का या मुंबई पुलिस का, शायद इतनी गंभीरता पूर्वक उन्होंने नहीं लिया। अगर लेते, लेकिन ये तो नहीं है कि मेरी इकलौती सूचना थी, मेरे अलावा भी तमाम लोग सूचना देने वाले थे महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को, आईबी भी थी और तमाम एजेंसीज थी। अब जो होना था वो हो गया। अब इसको देखने की बात है कि किस तरह पे क्या चूक हुई थी। कमीशंस बैठे ही हैं, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मेरे ही बैचमेट थे, के.एच. गफूर साहब, अब तो दिवंगत हो गए हैं, और उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें इंटेलिजेंस तो दी जाती है, मेरा फिर आग्रह होगा किसी भी इंटेलिजेंस को हल्के में मत लें, चाहे कैसी भी हो, किसी भी चैनल से आए, हर इंटेलिजेंस को गंभीरता पूर्वक ले करके उसके बारे में एक्शन प्लान और प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। क्या सर ऐसे मामलों में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने कहा अगर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, और जिस स्केल का उसके बाद अटैक हुआ, जिस तरह का नुकसान हमने गंभीरता पूर्वक तो आप तब लेंगे जब आप स्वयं गंभीर हो किसी मामले में। गंभीरता पूर्वक आप तब लेंगे जब आप कमांडोज को तुरंत पहुंचा, न कि आप अपना प्लेन एनएसजी कमांडोज का हवाई अड्डे पे इसलिए रोक ले क्योंकि आप सच धज करके दूल्हे की तरह आप जाना चाहते हैं वहां मौका वारदात पे अपनी फोटो ऑप कराने के लिए। आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? जी हाँ, गंभीरता पूर्वक तब लेना चाहिए जब मुख्यमंत्री स्वयं तत्काल पहुंचे और बिना फिल्म प्रोड्यूसर्स को लेकर के आप मौके पे जाए। आप फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर मौका वारदात पे जा रहे हैं, पर्पस क्या है आपका? ये कोई फिल्म शूट का मौका है, फिल्म शूट का आप ताना बाना बुन रहे हैं। मुश्किल ये है कि यहां पर इतना बड़ा सबसे जघन्य आक्रमण भारत की पवित्र भूमि पर हुआ, इकोनॉमिक कैपिटल भारत का है, उसके ऊपर हमला हुआ। आप फिल्म प्रोड्यूसर लेके जा रहे हैं। आपने तो दिखा दिया आप कितने हल्के हैं अंदर से। और सबसे हल्के में की बात तब आती है जब आपने कोई बर्नी, कोई लेखक है अजीज बर्नी से आपने कह करके एक किताब लिखवाई, भगवा आतंकवाद, सैफरॉन टेरर। आपने पूरी चीज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। आपने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गलत फंसा करके समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट में उससे मुलजिम दिखा के 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। आपकी गंभीरता इससे जाहिर होती है कि आपने जाकिर नाइक जिसने रेडिकलाइज किया,
जाकिर नाइक को अमन का मसीहा कहकर नेशनल पुलिस एकेडमी में गेस्ट स्पीकर बनवाया। ये कम पाप है, ये कम पाप है। और आपकी जो समर्पण है और जो आपकी नमक हलाली है वहां झलकती जब आप कहते हैं उसामा जी, हाफिज जी, जो इतने बड़े हत्यारे हैं, उनके प्रति जो आदर सूचक शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो दिखाता है कि आपकी जहनियत और आपका झुकाव किधर है। आप हमारी छोटी मोटी इंटेलिजेंस का क्या ध्यान देंगे जब मन और निष्ठा हाफिज जी और उसामा जी में है आपकी, तो छोटे से उत्तर प्रदेश के एडीजी और डीजी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आप क्या गंभीरता पूर्वक लेंगे? लेकिन आपको नहीं लगता जो लोग भी उस वक्त उस हमले को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपने कहा किताबें तक लिखवाई गई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपकी इसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फायदा उठाकर पाकिस्तान बाद में ये कह सकता है कि आप ही के लोग जब ये कह रहे हैं कि संघ का हमला है तो आप हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम अपने नैरेटिव से तो निपट लेंगे इन लोगों से, लेकिन पाकिस्तान अगर ये बात कहेगा तो उससे कैसे निपटेंगे फिर? उसने आप नहीं निपट सकते हैं। हाँ। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। या एक हरिओम पवार ने जब अपने सिक्के खोटे हों, जब अपने सिक्के खोटे हों तो गैरों की बनाती है, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो गैरों की तो बन ही आएगी। आपको पहले अपने घर की व्यवस्था ठीक करनी होगी। क्या आपकी मजबूरी है कि हाफिज जी, उसामा जी आप कह रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि उस स्लिप ऑफ टंग नहीं था? क्या स्लिप ऑफ टंग नहीं था? नहीं था ना? एक बार कहा है, 2500 बार कहा। आप कह रहे हैं वो सोच समझ के सोची समझी, ये सुनियोजित तरीके से। और इसके अलावा उस आपके बराक ओबामा ने कहा था, और रिटायरमेंट के बाद जो किताब लिखी उसमें लिखा हुआ है, कोई ऐसी कपोल कल्पित बात नहीं है, कि हमने मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि भाई आपका इतना सशक्त राष्ट्र है, इतना बड़ा आक्रमण हुआ, आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? हमारी वायुसेना तैयार, आर्मी तैयार, आक्रमण नहीं किया आपने। मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि अगर हम आक्रमण करते तो हमारे आंतरिक व्यवस्था ऐसा हो जाता कि आंतरिक संतुलन पूरी तरीके से भाजपा को राजनीतिक लाभ दे देती और वो जीत जाता। तो अब आपके निर्णय इस बात पे लागू होते हैं कि हम हारे या जीते, हम कभी हारे ना। इस चीज पे हमारे राष्ट्र हित के निर्णय को कहा तो सुभाष चंद्र बोस से क्या था, आई मे विन और लूज, माई कंट्री शुड नेवर लूज। हम हारे या जीते ये नहीं, हमारा देश हमेशा जीतता रहे। और आप ये चाहते हैं कि 2 इलेक्शन के चक्कर में आपने वो निर्णय नहीं लिए जो राष्ट्र हित में थे, आपने वो किया जो स्वार्थ हित में था, और परिणाम आपके सामने है। फर्जी किताबें लिखवाई, उसामा जी और हाफिज जी कहा आपने। तो आपको लगता है जो फोर्स में लोग होते हैं उन्हें सब बातें बड़ी तकलीफ देती? तकलीफ की तो बात यहां तक है, जो वेदना है वो कह नहीं पा रहे हैं। कम से कम मैं आपने पूछा तो मैं कह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से ये पीड़ा मैं जन जन तक पहुंचाना चाहूंगा। आपने ये तो हमारे जो ASI कुंबले जी थे, अमर शहीद, पूरी बर्स्ट खाने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं और अजमल कसाब को पकड़ा। हर भारतवासी को उनकी फोटो अपने पास रखनी चाहिए और अपने दफ्तर में लगानी चाहिए, क्योंकि वो न होते कि जो कलावे बांध करके और हिंदू नाम लेके आए थे, सब यही कहते कि ये RSS का प्रायोजित ये हिंदू भगवा आतंकवाद है। तब तो पूरा पेंट कर, क्यों गद्दी से आप एरल्डाइट लगा करके चिपके रहते। इसमें इसी में एक आपने अभी इंटेलिजेंस की बात की थी सर, कि जब तहव्वुर राणा और डेविड कॉलमन हेडली को जब मुंबई में ऑफिस सेटअप करके दिया तहव्वुर राणा ने, और उसके बाद वो पूरे भारत में घूमता रहा, और उसका बैकग्राउंड ये था डेविड कॉलमन हेडली का कि वो भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी आर्मी में रहा था, और ऐसे बैकग्राउंड वाला आदमी अगर भारत में आके अपना कोई ऑफिस सेटअप कर रहा है तो हमारे इंटेलिजेंस के लेवल पे चीज़ें नहीं चेक होती? आप अगर हम अमेरिकी पासपोर्ट भी आज हम वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं कि आप 6 साल पहले किन किन देशों में गए हैं, कहीं किसी ऐसे देश में तो नहीं गए, कहीं आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं लिखी जो अमेरिका के खिलाफ है। और यहाँ हमने एक ऐसे आदमी को ऑफिस सेटअप करने दिए जो एक वक्त पाकिस्तानी आर्मी में उसकी मेडिकल टीम में था, मेडिकल ऑफिसर था। आपको नहीं लग रहा है बहुत बड़ा ब्लंडर था ये? ब्लंडर, ये सोची समझी रणनीति के तहत आपने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सेंटर के दफ्तर खोले, शिकागो में खोले, मुंबई में तारादेव में खोले आपने। और तारादेव में अगर खोले आपने इमिग्रेशन सेंटर का ऑफिस, वो एक कवर था जिससे कि डेविड कोलमन हेडली और अन्य अवांछनीय व्यक्ति यहां पर आए। एक बड़े फारी फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे उनके गाइड बने, उनको जिम का मेंबर बना डेविड कोलमन हेडली को, और जगह जगह नाम भी बताया, महेश भट्ट के बेटे। हाँ। तो आपने जरूरी नहीं समझा कि उनकी भी आपने चक्कर के उनको क्लीन चिट दे दिया। और वो पूरे भारत में घूमे, हापुड़ तक भी गए हैं वो। हापुड़ तक गए हैं, और कोचिन शिपयार्ड भी जाकर के देखा, कोचिन नेवल बेस पे देखा, और जाकर के इन्होंने पुष्कर में जाके देखा। और उन्होंने ये भी कहा आप 1-2 ब्रिगेडियर मारेंगे, हम दर्जनों ब्रिगेडियर मारेंगे नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में हमला करके।
आपने इंडियन साइंस कांग्रेस पे हमला करवा करके प्रोफेसर पुरी की हत्या तो की ही थी, जो दिल्ली के प्रोफेसर थे। तो इतने सब होने के बाद भी आप ये देखें, जब आंख में सुअर का बाल होता है तो बेशर्मी छत चढ़ के बोलती है। आपने तो ये कहा कि ओसामा जी, हाफिज जी, आपने जाकिर नायक को कहा अमन का मसीहा, जिसने रेकलाइज किया, और जाकिर नायक को गेस्ट स्पीकर बनवाया, जो हमारी शीर्षस्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन थे। तो बेशर्मी की इंतहा जब यहां तक है, तो ये परमिट देना, वीजा देना और ऑफिस खोलना तो बड़ी छोटी चीज है। लेकिन उस छोटी चीज से क्या हुआ वो तो हमने सभी नतीजा आपके सामने है। लेकिन वो तो आपने कहा कि वो तो बर्नी से किताब लिखवा दी। और बर्नी से किताब लिखवाई, उसके बारे में कोई केस रजिस्टर। मैं तो ये चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जिन जिन लोगों ने जितनी लीपापोती की थी और जो भगवा आतंकवाद के साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और इस तरीके के कांड किए थे, बर्नी को कितने पैसे कहां से दिए गए किताब लिखने के, उन सब के ऊपर एक फ्रेश केस रजिस्टर होना चाहिए एनआईए का, और एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और कुछ लोग हालांकि इसको अगेन फिर कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, लेकिन उस वक्त के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद का भी एक शब्द दिया था। मुझे याद आता है एक विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो अमेरिकी कोई डिप्लोमेट थे, उनको कहा था कि भारत को सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदू आतंकवाद से है। जबकि उस पूरे दशक में, 2000 के दशक में, भारत लगातार एक तरह से कह सकते हैं कुछ धार्मिक हमले झेल रहा था जो खास मजहब की तरफ से थे। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया? केवल डोमेस्टिक पॉलिटिकल और राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति को चरम तक ले जाने के लिए। आपने जो भगवा आतंक, पूरे दुनिया में कहीं भगवा आतंकवाद है क्या? लंदन में जो हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो वहां पे क्या आरएसएस है? हर जगह अगर जहां आग लगी है, कब तक आरएसएस का ताबीज बना करके बांटोगे भाई? कुछ तो तुम अंतर मंथन करोगे। संयुक्त राष्ट्र के चरमपंथी जो संगठन है, 99% तो उसी अमुक बिरादरी के जिनकी तरफ आप संकेत दे रहे हैं। आप सच्चाई को कब तक उजागर नहीं होने देंगे? सच्चाई जग जाहिर है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना छुपाना चाहते हैं और क्यों छुपा रहे हैं आप, और क्यों अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको भगवा आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जाकर के एक साहब कहते हैं कि पहले मोदी को तो मोदी को तो जनता हटाएगी, पाकिस्तान नहीं हटाएगा। पाकिस्तान की ऐसी एक फेल्ड और रोग स्टेट की औकात नहीं है कि हमारे यहाँ निर्वाचित सरकार के ऊपर कुछ कर सके। लेकिन विक्रम सिंह जी, अब इसके एक फ्लिप साइड की भी बात करते हैं, जो उसका दूसरी तरफ का है। अभी तक की चर्चा सुन के हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि हम क्या बात करें। अब दूसरी तरफ की चर्चा ये है कि जो लोग, जिनको लग रहा है कि इस तरह के एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए, इस तरह के अतिवाद से निपटने के लिए हमें भी उसी तरह का अतिवाद दिखाना होगा। जैसे हमने हाल फिलहाल देखा कि रामनवमी पर भी हमने कई मौकों पर देखा, लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि आप एक धार्मिक स्थल की बाहर चले जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। फिर हमने देखा कि आप मजार के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, वहां पर झंडे फहराते हैं। ये दूसरी तरह का अतिवाद है। और अगर ये कोई कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी मुझे लगता है कि हाँ, वो भी मुझे लग रहा है अंधेरे में रहने वाली बात है। तो ये अपने आप में समझना कितनी बड़ी चुनौती है कि अगर आपको किसी भी अतिवाद को एड्रेस करना है, तो आपको उससे निपटने में खुद भी उतना ही अतिवादी नहीं हो जाना है, क्योंकि फिर आप एक मुसीबत से लड़ने के चक्कर में एक और मुसीबत खड़ी कर देंगे और फिर पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा, जो कई जगह हो भी रहा है। एक कहावत है, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये जो अतिवाद है, ये इसका समाधान नहीं है। और सनातन कभी अतिवाद के लिए जाना भी नहीं गया है। आपके पास पूरा संविधान है, पूरी कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत। और आप ये समझते हैं कि मस्जिद पे जा करके वहां पे चढ़ जाना या मजार पे जाके झंडे गाड़ देना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। और मैं इसकी कठोर भर्त्सना करता हूं और पुलिस से आह्वान करता हूं कि कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई ऐसे तत्वों के खिलाफ होनी चाहिए, जिसमें रासुका और गैंगस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो सेट ऑफ लॉज हैं। जो एक लॉ है वो सबके लिए लागू होता है, वो चाहे मंदिर पे हो, चाहे मजार पे हो, चाहे मस्जिद पे हो। पाकीज़गी और पवित्रता हर पूजा स्थल की बराबर बरकरार रखना चाहिए। और इसी के लिए भारत और भारत की पुलिस प्रशासन जाना जाता है। इसमें जरा सा भी कोई अगर चीज खंडित होती है तो पूरे राष्ट्र की क्षति होगी। लेकिन फिर यहाँ पर सर सवाल लोग ये भी कहते हैं कि अब जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की, क्या आप उनसे निपटने में भी उस तरह की सख्ती दिखाएंगे? क्या उनके खिलाफ भी, अगर कोई एक सीमा के बाहर जाता है, क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर जैसी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर वहां पर वैसी सख्ती या वैसा कठोर कदम वहां नहीं उठाया जाता, तो फिर सवाल कहीं ना कहीं स्टेट पे भी उठता है कि क्या स्टेट पूरी तरह से निरपेक्ष है? और अगर स्टेट निरपेक्ष नहीं है तो किसी भी समाज के लिए तो बुरी बात है। होना चाहिए, उतना ही सख्त होना चाहिए। क्योंकि अगर सख्ती में आपने उभय धर्मिता दिखाई, पक्षपात दिखाया, तो साफ दिखाई पड़ जाएगा कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, हम पक्षपातपूर्ण हैं। और वो शासन प्रशासन क्या जो पक्षपातपूर्ण है। लेकिन यूपी में जान के आपको खुशी होगी कि इसमें कोई पक्षपात नहीं। जहां पर अवसर आया, अब कहते हैं कि साहब एक ठाकुर बिरादरी के जो माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, खूब हुई है, भरपूर हुई है। सवर्णों के खिलाफ नहीं, खूब हुई है, विजय मिश्रा आदि सबके खिलाफ हुई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं खूब हुई है। बाकी फिर कुछ नाम लिए जाते हैं कि इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई। ब्रजेश सिंह का नाम हाँ, लिया जाता है। एक ही नहीं है, और भी है नाम। कि उनके तो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। आपने अगर तात्कालिक पिछले 5 साल में कोई सेवा का मौका दिया है, अगर दिया तो पहली सेवा आपकी होगी। अगर तत्काल रूप से आपने कोई सेवा का मौका नहीं दिया है तो शायद जब आप मौका देंगे तो सरकार चूकने वाली नहीं है। लेकिन आपके सवाल का एक वन लाइनर है कि बिना भेदभाव के, चाहे अतिवाद किसी ने भी दिखाया हो, हिंदुओं ने दिखाया हो, मुसलमानों ने दिखाया हो, मैं हिंदू मुसलमान जात बिरादरी की बात कभी करता नहीं, न करना चाहिए। बिल्कुल। जो भी अपराधी जिसने अपराध किया है, अपराध के परिमाण के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, अब एक नेक्स्ट फेज में हम आते हैं। आप अपने करियर में आपकी कई पोस्टिंग हुई और यूपी का जो 20-25 साल का इतिहास है, इसमें राजनीतिक घटनाक्रम में दूसरा घटनाक्रम भी बड़ी तेजी से बदला है। बाबरी विध्वंस के टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप शायद कानपुर में आपकी पोस्टिंग थी। ना, डीआईजी मुरादाबाद। डीआईजी मुरादाबाद आप थे। ओके, 6 दिसंबर 1992। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और क्या चैलेंजेस आप लोगों के सामने थे, क्या कैसे हैंडल किया आपने? मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी, डीजीपी श्री एसवीएम त्रिपाठी, A2 डीजीपी राय उमापत राय मेरे बड़े भाई, और मैं था डीआईजी मुरादाबाद में मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का सबसे संवेदनशील स्थान ये 3 जिले, जो संभल, वर्तमान संभल भी मुरादाबाद जिले का भाग था उस दौरान। और आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त ये हुआ तो वायरलेस पे खबरें आने लगी, सड़कों पे हुजूम उतर आया है और फोर्स कम पड़ रहा, फोर्स कम पड़ रहा, कि अब ध्यान से सुने सब लोग, सीक्यू कहते हैं कि जब सब शांत हो जाए सिर्फ डीआईजी की बात अब होगी। ध्यान से सुने, मोर्चे संभाल लें, अब फोर्स जितना था मैं बांट चुका हूं, अब मैं आप एम्यूनिशन भेजूंगा आपको। एम्यूनिशन का इस्तेमाल करें, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, जहां जरूरत हो मेरा नाम का इस्तेमाल कर लें, FIR में कंप्लेनेंट मैं होऊंगा। और कहीं भी पत्ता न हिले, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, कान खोल के सुन लीजिए, पत्ता नहीं हिलेगा। और पक्षपातपूर्ण रवैया या पुलिस की तरफ से अनुशासनहीनता, उदंडता, तो फिर मैं कार्रवाई करूंगा। ईश्वर की कृपा, हमारे अधिकारियों की सूझबूझ, LP मिश्रा SSP मुरादाबाद थे, शायद SR कश्यप रामपुर में थे, और इस तरीके के अच्छे अधिकारी थे। स्थिति इकलौता था, एक पत्ता नहीं हिला, कोई वायलेंस नहीं हुई, जबकि इतना लोग कहते थे कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी पूरी थी, रिहर्सल से पूर्वाभ्यास था, दबंगई कि जिसने भी अगर दिया, अगर वाकई अगर आप वाकई आत्मघात करना चाहते हैं तो आ जाइए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, भरपूर करेंगे सेवा। तो आपका ये कहना है कि जो सड़क पे आके दंगा होता भी है, कहीं ना कहीं भीड़ को भी विश्वास होता है कि शायद हमें नहीं रोका जाएगा। अगर भीड़ को ये लगे कि हम आए और हमारी बराबर उचित सेवा हो जाएगी, तो शायद उसमें कोई भी अपनी सेवा आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, इतने टफ से टफ स्पॉट में रहा हूँ कि मालूम था कि देखिए मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, और क्या मोहब्बत पिता करेगा जो मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन अगर आपने मौका दिया, जो हमारे माता पिता का एटीट्यूड था, अगर तुम कुल कलंक होने वाले हो तो उसके पहले ही जैसे सिगरेट बुझाई जाती है वैसे कर देंगे मटिया मेट, कोशिश भी मत करिएगा। सर, यूपी के हिस्ट्री में पिछले 20-25 सालों की पुलिसिंग हिस्ट्री में एक और केस जिसका बड़ा जिक्र होता है, जिसे अफसोसनाक माना जाता है, वो रामपुर तिराहा कांड, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। उस बारे में भी कहा जाता है कि बेचारे तो अपना पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और फिर उन पर ओपन फायर हुआ। कहते हैं कि 7 लोग मारे गए, हालांकि कुछ लोग इससे भी ज़्यादा नंबर बताते हैं। कहते हैं औरतों के साथ भी बदसलूकी हुई। क्या मिस कैलकुलेशन उस वक्त था? स्टेट गवर्नमेंट के क्या ऑर्डर थे? आपके सवाल जिसको कहते हैं बड़े प्रेग्नेंट सवाल होते हैं, लेकिन इसका जवाब मिलना जरूरी है आपको। जब रामपुर तिराहा कांड हुआ तब भी मैं डीआईजी मुरादाबाद था, और वो रूट था वहां से निकल करके वाया मुरादाबाद ही दिल्ली जाने वाले थे। मैं चूंकि SSP नैनीताल था, लोगों का बड़ा प्रेम है मुझको, और आज भी प्रेम है, लोग मुझे दाजू कहते हैं। मुझे कोई SSP विक्रम सिंह वगैरह नहीं कहते, दाजू कहते हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग। और इसका मतलब ये हुआ कि जब वहाँ पे बसें आए तो 6 बसें हमने कहा नहीं हमारे अपने लोग हैं, उनको रुकवाया। हमने कहा हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े बंगले होते थे, कि आप लोग यहाँ नहाओ धो, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, उनका खाना खिलवाओ। उनके हमने कहा देखो हमारी तरफ से ये है, मैंने तो कोई बल प्रयोग किया नहीं, लेकिन आगे की गारंटी गाजियाबाद वगैरह की मैं नहीं लूंगा। मेरा तुमको ये आग्रह है कि चुपचाप चले जाओ, तुमने अपनी बात कह दी, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है तुम दे दो, मैं गवर्नमेंट तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक मैं भेज दूंगा तुम्हारे सामने। और उनका इतना विश्वास तो प्रेम था मेरे ऊपर, मेरी बात का मान करके 6-7 बसें वहीं पर, बस उन्होंने छोटी सी डिमांड कि थोड़ा सा चाय और पिलवा दो एक बार और, इतनी सी चीज में, बिना एक गाली गलौज के, बिना एक लाठी के, बिना एक गोली के। अब आदेश की बात पे आ जाइए, बीइंग मोर लॉयल देन द किंग,
कहते कि ऐसा इनको तोड़िए कि दोबारा सर न उठाने पाए। और कुछ लोग गंभीरतापूर्वक ऐसे नाजायज ऑर्डर्स को ले भी लेते हैं और आपस में तय भी करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं तो हम तो कहते भी थे ऐसे इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल मत मानो, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो जो इलीगल ऑर्डर्स हैं मैं मानता नहीं हूँ। और ऐसा नहीं कि रामपुर तराहे के पहले ही ऐसे इलीगल ऑर्डर दिए जाते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए और अपनी बात को और अपने राजनैतिक पॉइंट को प्रूफ करने के लिए, बोनाफाइड्स को प्रूफ करने के लिए भी इलीगल ऑर्डर्स दिए जाते हैं। आप इसीलिए हैं कि आप संविधान का पालन करें, इलीगल ऑर्डर्स ना माने। होगा क्या, आपका तबादला हो जाएगा तो मेरा तो हो ही गया। नहीं माना तो अच्छा भाई आप तो बड़े तुर्रम खां हैं, आपसे तो मैंने कहा था कि फायरिंग करके गिरा दें कानपुर, एसएसपी कानपुर। नहीं गिराएंगे हम, अगर गिराने का मौका देंगे तब तो गिराएंगे, आपके कहने से तो नहीं गिराएंगे। आपके कहने से तो फायरिंग नहीं होगी, आपके कहने से तो लाठीचार्ज नहीं होगी, वो होगी राइट ड्रिल पे, दंगा नियंत्रण योजना के अनुसार होगी। आपके मौखिक आदेश के ऊपर नहीं है, मौखिक आदेश कोई सूरमा देने वाला नहीं है। और एक लाइन, पश्मीना पोश जिस्मों में, पश्मीना पोश जिस्मों में रूह तार तार देखी। ऐसे मौके पे दिखाई पड़ता है कि आपके अंदर कितना स्टील है और कितना पुआल है। दिखाई ये पड़ता है कि आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कितना और इलीगल ऑर्डर देंगे। रामपुर तिराहा कांड में भी यही हुआ और इसके पहले भी यही हुआ। कुछ लोग मान गए, मैं जिला नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर कार सेवक मारे गए, आप गूगल पे जाकर उठा दीजिए क्यों चलाई गोली। कार सेवकों को तो वैसे भी नियंत्रण कर सकते थे, बिल्कुल आप उनको वैसे कंट्रोल कर सकते थे। गोली चलाने की अनिवार्यता थी या नहीं थी, ये विचार नहीं। मेरा अपना मतभेद ये है कि हमने भी नियंत्रण किया, सबने नियंत्रण किया। अगर आपकी इतनी भी विश्वसनीयता नहीं है कि आप कार सेवकों को आप अनुरोध कर लें या जरा सा समझा बुझा दें और वो पलट गए, हमने भी तो पलटवाए कानपुर में, हमने भी तो रामपुर तिराहा के लोगों को वापस भेजा बिना बल प्रयोग किए, आप भी कर लेते। लेकिन ये जो कलंक और ये निर्दोष खून के धब्बे हैं, वो बंदों में धब्बे आसानी से जाने वाले नहीं है। सर, आपके करियर से जुड़ा एक और किस्सा है जिस पर थोड़ी सी मैं आपसे क्लैरिटी चाहूंगा। जो ठोकिया गैंग के आपने 10 डकैतों को मारा था, जब वो एक्शन हुआ और आप वहां गए भी थे, आपने अप्रिशिएट भी किया उस टीम को, और वो एसटीएफ की टीम जब लौट रही थी तो इसी गैंग ने एम्बुश करके 6 एसडीएफ के जवानों को मारा था। उस बारे में कहते हैं कि ये भी कुछ कहा जाता है कि जो एसटीएफ के जवान थे उनका भी एरर माना जाता है। उस वक्त क्या कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि 6 जवानों की जान जाना अपूर्णीय क्षति थी। विशेषकर उस पर देखिए जोश बहुत ऊंचा हो जाता है। इतनी बड़ी कामयाबी, जो डकैत 40 साल से स्टेट की छाती पे मूंग दल रहा हो, और ये मैंने कहा था कि तुरंत, तब ये ऑन रिकॉर्ड है कि आप तुरंत इवैक्यूएट कर दें क्योंकि प्रतिशोध होगा। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, रिप्राइजल होके रहेंगे। लेकिन शायद अपने जोश में लोगों ने उस चीज को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। मेरे बड़े अच्छे अधिकारी थे, उनका भी एरर ऑफ जजमेंट था, उन्होंने भी इसको इन्फोर्स नहीं किया। लेकिन जिम्मेदारी उनकी नहीं, जिम्मेदारी मैं अपनी 200% लेता हूं कि मुझे अपने सामने उनको इवैक्यूएट कराना चाहिए था। एक बार ये बताइए कि थोड़ा और इसको क्लियर कीजिए, जब पहले ऑपरेशन किया 10 डकैत मारे, उसके बाद जब टीम लौट रही थी तो उन्होंने 40 से डकैतों ने एम्बुश किया और 6 जवानों को मार दिया। क्या उस वक्त एरर ऑफ जजमेंट क्या था, जल्दबाजी? एरर ऑफ जजमेंट ये था कि तुरंत लाशों को डालिए गाड़ी में, क्योंकि मुख्यालय से आप कई किलोमीटर दूर थे और कनेक्टिविटी थी बड़ी पुअर। तुरंत लाशों को गाड़ी में डालिए, बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम आप वहीं कराइए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या, वहां जाके थोड़ा सेलिब्रेशन, फोटो अपॉर्चुनिटी, और वहां पे सोचा कि यहाँ थोड़ा सेलिब्रेटरी मोड में आ गए। हमने कहा सब डोंट डू ऑल दैट। मुझे मालूम था क्योंकि मैं पुलिस के मिजाज को जानता हूँ। मैं समझता था कि मेरे ऑर्डर्स को ये बिल्कुल कंप्लाई करेंगे। वो समझते थे कि जितना बड़ा अचीवमेंट हो गया है थोड़ा सेलिब्रेट ही कर ले। लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं किसी और को नहीं, अपनी मैं ऊपर ले रहा हूँ। मुझे अपने सामने उनको इवैक्यूएट करा लेना चाहिए था। मेरी मजबूरी थी कि मुझे लखनऊ जाना था, हेलीकॉप्टर से जाना था। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं होता अगर मैं ज़्यादा डिले हो जाता। डार्कनेस से पहले मुझे भी मुख्यालय पहुंचना था। तो क्या ये भी फैक्ट है कि वो जो 6 एसटीएफ के जवान उसमें मारे गए थे उन्हें शहीद नहीं माना गया था? शहीद तो मानना ही चाहिए उनको। अगर एम्बुश में उनको शहीद नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? एरर ऑफ जजमेंट पे अगर कोई, ऐसा तो नहीं था, कमांडोज थे, एनकाउंटर में भाग लिया था, वापस आने में कोई अगर एरर ऑफ जजमेंट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ऑफिसर की है, मृतक जवान की थोड़ी है। तो आपको क्या, आपके करियर में जो कुछ आपको अगर लगता है कि किसी चीज की टीस उठती होगी तो उसमें एक ये वाक्य भी है? ये बिल्कुल है, ये अवॉइडेबल थी। 6 जाबाज कमांडोज की मौत और एक भी कमांडो की मौत जो है अपूर्णीय क्षति होती है, और 6 की तो गैर नाकाबिले बर्दाश्त है और वाकई एक टीस वाला कारण है, और ये घाव ताजिंदगी रहेगा।
लेकिन एक चीज सर यहाँ पर ये भी आती है, जैसे अब संभल में जो पुलिस ऑफिसर हैं अनुज चौधरी, उनका काफी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए जो लोगों का कहना है कि शायद उस पद पर बैठे आदमी को उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए। अगेन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी है या सरकार है, वो कहीं ना कहीं माता पिता की तरह होती है। जैसे बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि माता पिता किसी एक बच्चे के पक्ष में और दूसरे के खिलाफ हैं, उनकी टोन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि वाकई भले ही हमारी नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो लहजा है उसमें भी उस संतुलन या उस तरह की निरपेक्षता होनी चाहिए? अभिवादन और साधुवाद आपका कि आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपने चर्चा घुमाई है। आपने सही कहा, माता पिता गुरु का जब समावेश होता है तो एक स्थानीय अधिकारी का प्रागट्य होता है, और ये चीज हम लोग के ट्रेनिंग में आती है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, मजहब अपनी बातचीत में आप कभी मेंशन नहीं करेंगे, बिना इस बात का। हिंदू, मुसलमान, रामनवमी, ईद, बकरीद, आप कहेंगे त्योहार, आप कह देंगे सभी के लिए है, शांति के लिए हमने ये व्यवस्थाएं की हैं और हम सब लोग मिल करके और राजी खुशी से इस त्योहार को मनाएंगे। त्योहार का नाम लेंगे, लेकिन ये त्योहार किसी एक बिरादरी का नहीं है, त्योहार हम सब का है। लेकिन ये कहते हैं कि ये इतने दिन होता है, ये उतने दिन होता है, ये दिखाता है कि आपकी एक तो आपका जो तर्क है वो तर्क संगत नहीं है, इलॉजिकल है। अब से कहते हैं कि साहब ये पहलवान है, तो पहलवान है कि यूपी पुलिस में एक लड़की है, उसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, शायद कल्पना नाम है, वो एवरेस्ट चढ़ के आई है। तो वो कहते मैं तो फिर एवरेस्ट चढ़ के आया, तो मेरा फिर ठसक और होनी चाहिए। आपने एवरेस्ट चढ़ा है, आप अगर अर्जुन अवार्डी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पुलिस का काम पुलिस रेगुलेशन कानून के साथ कोई पुलिस अधिकारी पहले अगर कॉमेडियन रहा तो वो चुटकुले थोड़ा सुनाने। इसी तरह जब आप अखाड़े में हैं तो अखाड़े में जाके पहलवानी कीजिए, लेकिन जब आप वर्दी पहन करके सामने हैं, आपकी बातें संतुलित, परिमार्जित, सबके लिए मरहम लगाने वाली होनी चाहिए, न कि चोट पहुंचाने वाली या पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। और अगर पक्षपातपूर्ण एक तरफा कर रहे हैं तो आप अधिकारी होने योग्य नहीं हैं। इसे शायद विक्रम सिंह जी कहते हैं कि शायद बॉक्स ऑफिस अप्रोच है कि आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे तालियां पीटे, है ना। और अगर आपको लगता है कि यह सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इस टोन में बात कर रहा है तो बजाय उसकी पीठ थपथपाने के या उस पर हल्का सा लाफ्टर ले लेने के, आपको वहीं पर चीजें करेक्ट कर देनी चाहिए कि नहीं आपकी ठीक नहीं है। क्योंकि जहां भी पब्लिक डीलिंग है और अगर कोई आदमी इतने बड़े पद पर बैठा है, अगर वहां उसके शब्दों का चयन ठीक नहीं है तो उसके सिर्फ शब्दों के गलत चयन की वजह से बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। लोगों के मन में ये अविश्वास पैदा होगा, उससे ज्यादा घातक क्या हो सकता है कि अविश्वास शासन के प्रति हो जाए। अब आपकी बातों में एक नया शौक चल रहा है लोगों में, अपने आप की रील बनाना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालना। उस पर तो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे कि उनको हिट्स और लाइक ज्यादा मिलने लगे। सरकार ने हालांकि इसके ऊपर मैंने भी अनुरोध किया था कि हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में किसी भी राजकीय कर्मचारी को मीडिया के सामने जाने का अधिकार नहीं है। और जब मैंने इसको कई बार कहा तो वहां के डीएम ने कहा कि एक आदेश दे दिया गया कि जब तक कोई अधिकृत नहीं किया जाएगा कोई बात मीडिया से नहीं करेगा। लेकिन बावजूद डीएम के कहने के पुरानी आदतें आसानी से जाती नहीं है। फिर ढाक के 3 बार फिर एक बयान आया, लेकिन बाद में उनको संयत कर दिया गया कि कम से कम अब आप शांत रहें। मौनम मूर्खम आभूषणम, मूर्खों का आभूषण मौन होता है, और मौन रहो, कम से कम कम कलई खुलेगी तुम्हारी, लोगों के लिए तुम एक एम्बैरेसमेंट नहीं बनोगे। लेकिन अब जो हमें लगता है कि उनको एक आदेश स्थानीय तौर पे भी और सेंट्रल तौर पे भी ये किया गया, जब तक आप अधिकृत ना हो, इसके बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक आपको अधिकृत न किया जाए आप मीडिया से न मिलेंगे न वक्तव्य देंगे, और वक्तव्य ऐसे भी जो मालूम पड़ेगी असंयत। बिल्कुल। और रील वाली जो आपने बात कही सर, उस पर मैं इसके बाद एक सवाल पूछूंगा, फिर हम रैपिड फायर पर आएंगे। मुझे पता है आपका काफी टाइम ले लिया। मेरा बेटा 5 साल का है, जो अपनी स्कूल बस से उतरता है, मैंने देखा कि उसकी शर्ट बाहर निकली हुई थी, ठीक है। तो मैंने मेरे बेटे को समझाया, 5 साल के बेटे को, कि आपकी यूनिफॉर्म है, शर्ट बाहर निकलना अच्छी नहीं है। अभी वो 5 साल का है। मुझे लगता है कि वो यूनिफॉर्म का अपमान है। तो सर, आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं या आपके जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो सबसे ऊपर है, लेकिन जब इसी यूनिफॉर्म में कुछ लोग रील बनाते हैं तो क्या वो इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखते कि जो वर्दी हमने पहनी है ये कितनी कीमती है, कितने लाखों लोग उसको पहनना चाहते हैं, इसका सम्मान क्या है? क्या वर्दी पहनने के बाद भी उसकी डिग्निटी को, उसकी मर्यादा को नहीं समझते हैं? वर्दी एक पवित्र, जिसको कहते हैं कि साधु का वस्त्र और पुलिस की वर्दी उतनी ही पवित्र है।
मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस की नौकरी अपने में ही इबादत है, इबादत करने की तनख्वाह आपको मिलती है। और जिस वक्त आप वर्दी का अपमान करते हैं 3 बटन खोल करके, आप पिस्तौल अपने हिप में खोस करके दबंगम और सिंघम की तरह आप जो है व्यवहार करते हैं, आप न केवल डिससर्विस करते हैं अपने आप के साथ, वर्दी के साथ अन्याय करते हैं, विभाग के साथ अन्याय करते हैं। और मेरा ये एक संस्तुति होगी और आह्वान होगा डीजीपी प्रशांत कुमार जी से, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए। आपने किया भी है, लेकिन कुछ लोग जो अभी बाज नहीं आए हैं, जिनको रील में ज्यादा है, तो उनसे कहिए इस्तीफा दे, सस्पेंड हो और जाकर के फुल टाइम रील में, और जब अघा जाएं और जब तृप्त हो जाएं तब जाके विभाग में वापस आएं, क्योंकि ये अनुशासित विभाग है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, अंकित है पुलिस रेगुलेशंस में, पुलिस मैनुअल में, पुलिस एक्ट में। मनमाने तरीके से आप वर्दी पहन करके, नाच गाना करके, नृत्य करके, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनकर ये आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ग्लैमर का मोह त्यागना होगा और ये समझना होगा कि आपका जो काम है वो पर्दे के पीछे रहकर करने वाला काम है, ना कि हीरोइज्म वाला काम है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है फेसलेस, एनोनिमस, सेल्फ एफेसिंग, यानी अपने आप को समाप्त करना, बिना चेहरे का होना और बिल्कुल एनोनिमस रहना। ये अहंकार की यात्रा में अगर आप चलेंगे तो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे पहले मैं रैपिड फायर पर जाऊँ, आखिर में बड़ा ज़रूरी सवाल, अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट के जज के यहाँ से कुछ पैसे मिले, हालांकि वो क्या मामला अभी अदालत में, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इसी वाक़ये के बाद एक चर्चा ये शुरू हुई जुडिशल रिफॉर्म की, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2010 में कुछ बिल पेश हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म की भी बात होती है। क्या वजह है कि पुलिस रिफॉर्म हो या जुडिशल रिफॉर्म हो, इतने सालों से हो नहीं रहे? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, राजनेता नहीं चाहते? क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं ताल्लुक तो हमारी राजनीति से, सत्ता से ही है। क्या वजह आप देखते हैं? पहले पुलिस रिफॉर्म पे आ जाते हैं। 1996 में प्रकाश सिंह और एनके सिंह ने मुकदमा डाला सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार को लेकर के। 2006 में निर्णय आया, केवल 7 पॉइंट की बहुत छोटी सी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, फुल बेंच ने दी है, जो कि देश का कानून है। अब किसी मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं है। एक चीफ जस्टिस महोदय फरमाते हैं हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री हमारे साथ सहयोग न करें। दूसरे चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हम क्या करें, पुलिस रिफॉर्म तो ऐसे लगता है कि अनवरत आ रहे हैं और चल रहे हैं। मैंने किसी राजनीतिक मित्र से पूछा कि आप लोग पुलिस सुधार लागू क्यों नहीं करते हैं, अगर आप लागू कर दें तो आप अमर हो जाएंगे। क्या विक्रम सिंह जी, जिस दिन हम पुलिस सुधार लागू करेंगे ना, उस दिन हम कोई और धंधा ढूंढेंगे, क्योंकि इस लचर पुलिस व्यवस्था के आधार पर ही, थाने चौकी से ही हमारी राजनीति चलती है। हम कैसे इसको छोड़ दें? पुलिस सुधार ये नहीं होने वाला है। चीफ जस्टिस और कोई केस होता तो टांग देते हैं। यहां 2006 में व्यवस्था आई है। हमारे प्रकाश सिंह भीष्म पितामह की तरह निरंतर लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। अब जुडिशल रिफॉर्म से आ जाते हैं। अभी एक स्टडी आई है कि 60% देयर लॉर्डशिप्स या तो बेटे हैं या दामाद हैं या भाई हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं आपत्तिजनक क्या। हम लोग ऐसी कोई बात ना करें जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। हम ये कहेंगे बड़े सम्मान के साथ, हम लोगों का बड़ा सम्मान है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये चीज शोचनीय है और चिंता की बात है। मैं समझता हूं कि प्रतिभा कहीं की भी हो, उसको हमेशा सर्वत्र ऊंचाइयों तक और अपनी प्रतिभा के अनुसार पहुंचना चाहिए, न कि अपनी पारिवारिक परिवेश के कारण। अगर पारिवारिक परिवेश के कारण ही मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं बेंच पे पहुंचूं, तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सर, 2022 में लॉ मिनिस्टर ने संसद में डेटा भी दिया था कि हायर और सुप्रीम लेवल पे जो करप्शन के मामले जुडिशरी के खिलाफ 1600 शिकायतें मिली, लेकिन उसमें से किस शिकायत के खिलाफ क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। नहीं पता है, पता है 3 जजों को के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन जजेस वो थे कि कार्रवाई उन्होंने नहीं की, वो हिट विकेट हो गए थे। कुछ ऐसे उन्होंने काम कर दिए कि जो कि वो छुप नहीं सकते थे, अंततोगत्वा उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आप ये कहते कहीं जांच हुई हो, चार्जशीट हुई हो, चार्जशीट के बाद सजा मिली हो, तो ऐसा 75 साल में मुझे तो कोई दृष्टांत सामने नहीं आ रहा है। तो सर आपको नहीं लगता फिर तो एक तरह से पूरा एक नेक्सस बन गया पुलिस का, नेताओं का, जुडिशरी का? आप कह रहे हैं कि जो नेता है वो सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं, किसी को भी उनको जेल में पहुंचाना, कि किसी के खिलाफ अगर इस्तेमाल करना है तो पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगर ये केस बन के अदालत में जाता भी है और वहां पर भी अगर कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, तो उस फैसला कितना ईमानदार है ये भी जानने वाला कोई नहीं है। तो ये तो आपस में ही एक गेम खेलने वाली बात है और अंतोगत्वा जो है सारी चीजें इसी के बीच में रह जाएंगी। तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहां पर हुई? ये तो यक्ष प्रश्न है। आज कहते हैं कि अगर इतने करोड़ों केसेस लंबित है, आज किसी ने अगर FIR लिखाई, तो ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन तो आपने कह दिया कि 90 दिन में पूरा हो जाना है, भारतीय न्याय संहिता में आपने संशोधन कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन तो आपने पूरा कर लिया, जुडिशियल ट्रायल फिर वो कब आएगा? आपको मालूम है कब आएगा? अभी निर्भया के केस में सब कुछ होने के बाद पूरी राष्ट्र की ताकत और
आक्रोश सब कुछ था, 7 साल लग गए। अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में कितने वर्षों लग गए। तो हमारे आपके केसेस तो आएंगे, शायद हमारे जीवन काल में ही नहीं आएंगे। बुंदेलखंड में यहां कहते हैं कि फसल कैसी हुई, इसका मतलब कि ऐसी अच्छी फसल हुई कि हम 3 कत्ल करके बरी हो सकते हैं। इसका मतलब कि हम इतनी अच्छी फसल हुई कि 2 कत्ल करके हम बरी हो सकते हैं। अगर ये पैमाने हैं और ये संकेत है, जन चर्चा इसके आधार पे हो रही है, तो आपके जो सवाल है उसका उत्तर सांकेतिक रूप में मैंने आपको दे ही दिया। और ओशो का साहित्य भी आप पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ना, मैंने मुझे लगा कि आप पढ़ते होंगे। ओशो ने कहीं लिखा है, किसी पर आक्षेप नहीं, सब बड़े पवित्र है, मैं ही सबसे निकृष्ट हूं। राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था है, राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था है। और किसके ऊपर कौन आके, किसी को अधिकार नहीं है किसी पर आक्षेप लगाए, लेकिन जो आपने कहा है, इस दलदल से निकलने में भगीरथ प्रयास करना होगा। और आज नहीं तो कल पुलिस सुधार तो आ ही जाएगा। और ये कोई चीजें जब परमात्मा ने जब यहाँ ये दुर्दिन दिखाया कि किसी जज के यहाँ नोट जले हुए मिले, का कि नोट नहीं मिले, तो वही किसी हेड कांस्टेबल के यहाँ मिले होते तो अब तक उसके साथ 3rd डिग्री होकर के न सिर्फ जेल जाता, बर्खास्त होता, उसका एसपी भी बर्खास्त हो जाता। मैं एक मकान में रह रहा हूँ, मकान का किराया मैं दे रहा हूँ, मकान मेरे कब्जे में है, वहाँ के नोट में कैसे कर दूं कि ये मेरे नहीं है। नैतिक कानूनी जिम्मेदारी पूरी हमारी है, क्योंकि मकान मेरे नाम है, गार्ड मेरी सुरक्षा में लगा है और कोबरा कमांडो सीआरपी के लगे, वो सब देख रहे हैं। इसलिए ये कह देना हाथ झाड़ के नोट हमारे नहीं है, ये अमान्य है। तो आपको नहीं लग रहा कि माँ सीता ने भी खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी? तो जुडिशरी पर अगर इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है तो आप प्रूव भी तो कीजिए कि हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई आक्षेप लगा है तो कोई भी सवाल खड़ा हुआ तो उन सवालों के हम जवाब भी देंगे। आप अगर दोबारा वो जज कहीं दोबारा पोस्टेड हो जाते हैं और उनकी तरफ से अगर कोई अब निर्णय लिए जाते हैं, जब या इससे पहले लिए गए होंगे, वो निर्णय पूरी तरह से ठीक है, ये तभी लोग यकीन करेंगे ना, जब पहले अभी जो दाग लगा है, अभी जो सवाल खड़ा हुआ है, उस सवाल का उत्तर मिले। बिना उसका उत्तर दिए सुप्रीम कोर्ट ने तो भी कहा कि अर्जेंट बेस पे इस पर कोई हेयरिंग नहीं होगी, और फिर वो आपने कहीं उनको पोस्टेड भी कर दिया, तो फिर तो बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। दिखाई साफ पड़ रहा है कि आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं या सच्चाई के ऊपर 10 ट्रक मिट्टी गिराना चाहते हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि अभी तो मिट्टी गिराई जा रही, सच्चाई तक आप पहुंचना नहीं चाहते, ना आपने कोई ऐसे सार्थक प्रयास किए। कॉल डिटेल आपने ले लिए। जो शातिर दिमाग के लोग होते हैं, रिश्वत का लेन देन अपने मोबाइल फोन अपने सिम से नहीं करते हैं, उसके तौर तरीके होते हैं, उसके लिए कभी डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। सिम कार्ड किसी और का, मोबाइल किसी और का, बात किसी और कोई कर रहा है, और माल कैसे लिया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में लिया जाता है, बिटकॉइन में लेते हैं, कहाँ उसको भेजते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन दिखाई ये रहा कि आप बिल्कुल जिस तरह से आप अनुसंधान कर रहे हैं, हमें लगता है पहुंचेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, हाल फिलहाल मुंबई में हमने देखा कि कॉमेडियन ने कुछ अपना कंटेंट सुनाया और उसके बाद जिस पार्टी के नेता को उन्होंने टारगेट किया, उस पार्टी के नेता उस स्टूडियो में आए, वहां पर तोड़फोड़ की, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस भी है एक्शन ले रही है, उनके घर पे जा रही है, नोटिस दे रही है, और स्टूडियो पर भी वहां पर उन्होंने बुलडोजर चलाया। पहला मेरा सवाल तो ये है कि भले ये कॉमेडियन का मामला हो या यूपी में कोई दंगाई है उसके यहाँ बुलडोजर चलाने का मामला हो, हमारी एजेंसीज को तभी ये ख्याल क्यों आता है कि कोई किसी जगह अवैध निर्माण हुआ है जब उससे जुड़ा आदमी कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है या ऐसा कोई काम कर देता है? इस तरह तो मतलब क्या, मतलब एजेंसीज इंतजार करती हैं कि पहले आदमी कोई विवादित बयान दे, विवादित काम करे, तब हम चेक करेंगे इसने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं किया? आदर्श व्यवस्था वही होती है कि जब अतिक्रमण हो रहा हो और नाजायज निर्माण हो रहा हो तभी उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन आदर्श व्यवस्था कहीं रहती नहीं है। एक आदमी जब अपराध कर देता है तो फिर उसकी मीमांसा की जाती है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है, उसकी हिस्ट्री शीट खंगाली जाती है, उसके अपराध की समीक्षा की जाती है, तब मालूम पड़ता है कि इसने विवाद बयान ही नहीं दिया, इसने तो पहले छेड़खानी भी की है, इसने तो मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, इसने तो नाजायज निर्माण किया है। और जब कुंडली खुलने लगती है तो फिर गुण दोष के आधार पर शासन प्रशासन कार्रवाई भी करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, तो मौका दिया है तो फिर सेवा भी होगी, सेवा के लिए भी तैयार रहे। और अब आ जाते हैं इसी से जुड़ा जो दूसरा सवाल निकलता है कि कोई भी आदमी, अगर किसी ने कैसा भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, वो भले ही हो सकता है किसी आदमी को ठीक लगे नहीं लगे, स्टेट का काम जिसमें पुलिस भी शामिल है, उसका ये फर्ज नहीं बनता कि उसको प्रोटेक्ट करे या उसके जो बोलने के अधिकार है उसकी रक्षा करे। अगर किसी ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जो किसी को चुभने वाला है और एक भीड़ उस पर हमला कर देती है, इस तरह से तो हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसी का गला घोंट रहे हैं। उसने सही किया या गलत किया ये तो बाद में अदालत में तय होगा। आपके प्रश्न में कई डायमेंशंस हैं। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच यह बिल्कुल सही कि फ्रीडम, शासन प्रशासन पुलिस का काम
केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही प्रोटेक्शन देना नहीं है, जो हत्यारे हैं अजमल कसाब को भी प्रोटेक्शन देना, ये नहीं कि मॉब लिंचिंग हो जाए उसकी। बिल्कुल। जो निर्भया के जो आतताई थे उनको भी प्रोटेक्शन देना पुलिस का काम था। ये बात दूसरी की जनता चाहती थी कि चौराहे पे खड़ा करके उनको लिंच कर दे, लेकिन जनता के चाहने से नहीं, ये देश कानून से चलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन अगर कोई सीरियल ऑफेंडर है, रीडर्स डाइजेस्ट एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, उसमें लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, वो केवल हास्य के 4 पन्ने निकालता है और मेरी पैदाइश से पहले निकाल रहा है। आज तक किसी को आपत्ति नहीं हुई कि आपका ये जोक जो है ये हल्का है, ये अपमानजनक है। यहाँ से मिसेस रूजवेल्ट ने एक बात कही थी, नोबडी कैन इंसल्ट यू विदाउट योर कोऑपरेशन, बिना आपके सहयोग के कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है। आपने जिनका नाम लिया है ये उभरते हुए कलाकार हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर मैं हवाई जहाज में जा रहा हूं और मेरी वीडियो लेकर जबरदस्ती मुझसे सवाल जवाब करेंगे, मैं बाध्य नहीं हूं, आप कितने ही बड़े कॉमेडियन क्यों ना हो, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। आप इतने बड़े आसमान के तारे नहीं है, धूमकेतु नहीं है कि आप मुझसे जब चाहे सवाल करें वीडियो बना के डाल लें। अगर आप कर रहे हैं, आप अपने लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं भले ही न बोलूं क्योंकि मैं दूसरा गाल दिखा, लेकिन हर आदमी दूसरा गाल नहीं दिखाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर भी दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन सेवा 2 हाथ और 2 पैर से आपकी हो जाए। तो पहले सोच समझ के बोला कीजिए। आपकी बातों से अभी तो एक संपादक को कष्ट हुआ हवाई जहाज में, एक फिल्म प्रोड्यूसर का कि जिस फ्लाइट पे जा रहे हैं मैं उसमें जा नहीं सकता हूं। क्या कारण है कि आप जिसको कहते हैं मोटर बाउट, जहां कहीं जाते हैं हर 10वें दिन आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे लोगों को आपत्ति होती है। बेहतर ये होगा कि बातें परिमार्जित करें, राजनीति, और आपने तो वो भी बिजनेस इंटरेस्ट आपके हैं, किसी 2 व्हीलर के बारे में भी आपने आपत्तिजनक बातें की, तो जरा सोच समझ के बोला कीजिए। हास्य वो है जो सबके लिए हास्यास्पद हो, सबको हंसी ले आए। ये ना हो कि केवल एक वर्ग, संप्रदाय या एक जेंडर को ही हंसी करे, बाकी सब जो कहे ये कहां से कहां, ये जो है एलिफेंट इन चाइना रूम, बुल इन चाइना शॉप आ गया है ये। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान आकर्षण करने के लिए या किसी को जानबूझ के इंस्टिगेट करने के लिए कोई इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो उसके भी अपने निहितार्थ हैं, आपको उसके लिए भी तैयार होना निहितार्थ है कि फिर भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो उनकी नादानी है, लेकिन शासन प्रशासन नादान नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। आखिर में कुछ छोटे छोटे सवाल, फिर मुझे लग रहा है इस बातचीत का बेहतरीन समापन होगा। अपने पूरे करियर के दौरान किस मुख्यमंत्री के अंडर आपने काम करके सबसे ज्यादा फ्रीडम फील की, आपको बहुत मजा आया? फ्रीडम तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और फ्रीडम हम लीगल मानते, इलीगल में कोई फ्रीडम नहीं होता। सभी मुख्यमंत्री सभी ने मुझे पूरा फ्रीडम दिया, और अगर मैं कहूं कि कल्याण सिंह जी 1 मैक्सिमम फ्रीडम तब मिला, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह फ्रीडम वहां भी मिला, श्रीपद मिश्रा जी, नारायण दत्त तिवारी जी के में खूब फ्रीडम मिला, मायावती जी के टाइम में खूब फ्रीडम मिला। तो फ्रीडम तो आपके ऊपर, अगर आप लीगल काम करेंगे तो आपको फ्रीडम के लिए बहुत अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर फ्रीडम आप ये समझते हैं कि डग्गा मारी करें, अनाधिकार चेष्टाएं करें, इलीगल काम करें, तो वो फ्रीडम शायद आपको अगर मिल भी जाता है तो अनुचित है, अमान्य है, अस्वीकार्य है और पाप है। इसी सवाल को मैं दूसरे अगर तरीके से पूछूं कि संविधान सम्मत जो अधिकार हैं उसे एक्सरसाइज करने में आपको सबसे कम ऊर्जा किसके कार्यकाल में खपानी पड़ी? मायावती और कल्याण सिंह। और किसके अंडर आप काम करते हो? आप चूंकि सब कुछ बेबाकी से बोलते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, किस मुख्यमंत्री के अंदर काम करते हो आपको लगा कि आपके हाथ बड़े बंधे हुए हैं, या आपको लग रहा है कि एक कसमसाहट आपने महसूस की? कसमसाहट मुझे रोक टोक हुई थी माननीय नेताजी के टाइम में, जब मैं एसएसपी कानपुर था। तो आपने उस एक शब्द अक्सर यूज किया जाता है, हिंदू आतंकवाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश के लिए बड़ा खतरा है। आपने जितने वक्त काम किया यूपी में भी, क्या आपने इस तरह की कोई आपने देखा कि कोई संगठित तरीके से इस तरह का आतंकवाद उभर रहा है? कभी नहीं। ये अपने में ही बेईमानी है इस तरीके की बातें करना। मैंने अपराध देखे हैं, मैंने ये भी देखा है कि जिस तरीके की आपने चर्चा में दौरान कहा था मजार पे या मस्जिद पे आक्रमण करना, यहाँ तक अपराध तो मैंने देखे हैं। लेकिन आतंकवाद कह के किसी की बहू बेटी उठा ले जाना, बलात्कार करना, गैंगरेप करना या पूजा स्थल को ध्वस्त कर देना, ऐसा मैंने नहीं देखा। आप कह रहे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स? आइसोलेशन मैंने देखे हैं, बिल्कुल देखे, हाँ। संगठित नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और कि भारत ही में थोड़ी, इंग्लैंड में 1400 जो बच्चियों के साथ हुआ था, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, और केरल फाइल्स आप उठा के देख लें जरा। और इसके अलावा जो आपके तमाम केसेस सामने आ रहे हैं वो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं कि लव जिहाद एक असलियत है। जितने जल्दी जाग जाएं बच्चियां और समाज,
उतना ही अच्छा रहेगा। और क्या ये भी व्यक्तियों के तौर पर लिया गया कोई एक अपराध है या भी कोई संगठित अपराध है, मतलब सोच समझ के किया जाने वाला अपराध है जिसके पीछे पूरी कोई सोच है? सोच समझ के इसलिए भी किया जा रहा है। अगर आप अजमेर के केसेस ले ले या राजस्थान के 2-3 केसेस हैं, अगर जो मिस्त्री और फिटर टाइप के लड़कों के पास इतना पैसा आ गया कि बच्चियों को वर्गलाने के लिए मोबाइल फोन दे रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आए? कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे हैं। इसको मैं संगठित मानता हूं कि जिनके अपने पास जरिया आमदनी ना हो, वो दूसरी बच्चियों को वर्गलाने की नियत से मोबाइल फोन और उनके ऊपर हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। जाहिर है इसमें और अधिक अनुसंधान की जरूरत है, जैसे कि इंग्लैंड में थी लेकिन की नहीं गई। योगी आदित्यनाथ जी को आप कानून व्यवस्था के फ्रंट पे कितने नंबर देंगे? 10 में से 20। 10 में से 20 जी। आपको क्या लगता है उनका किया सबसे बड़ा काम कौन सा जो इससे पहले नहीं हुआ था, उनके कार्यकाल से पहले? सभी के लिए एक तरीके से किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सदन के पटल पे ये कहा हो, मिट्टी में मिला दूंगा, जो आप हमेशा से मिलाना चाहते थे? जी हमेशा। क्योंकि आपकी निर्भीकता और आपके हृदय के उद्गार आपकी जुबान पे आ गए, वो तब होता है जब अंतर आत्मा और मस्तिष्क पूरी तरीके से निर्मल हो और आप उनसे लाभान्वित न रहें। जिस दिन आप आधी प्याली चाय ले लेंगे माफिया से, आप इस टंकार के साथ नहीं कहेंगे मिट्टी में मिला दूंगा, आप कहेंगे मैं सोचूंगा, कानून अपना काम करेगा, हम अधिकारियों को हमने कड़े निर्देश दे दिए हैं, यहाँ कानून और संविधान के हिसाब से होगा। आप ये नहीं कहेंगे मिट्टी में मिला दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि फकीरी किसी आदमी का सबसे खतरनाक गुण है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फकीर है, इसीलिए आपको किसी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है। कहना गलत नहीं है कि विक्रम सिंह जी ने भी उसी एटीट्यूड के साथ काम किया जिंदगी, कोशिश की है। मैं तो पैर की धूल भी नहीं हूँ, ये बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन कोशिश यही की है। भारतीय पुलिस के सामने विक्रम जी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज की तारीख में? टेक्नोलॉजी। एक जमाना था जब चंबल के डकैत बहुत बड़ी समस्या थी, आज डिजिटल और साइबर क्राइम है। 200 साल की डकैतियों में जो टोटल माल लूट गया होगा 100 करोड़ रहा होगा। आज 2 साल में साइबर क्राइम ने 70,000 करोड़ रुपए की लूट कर ली है। एक चुनौती तो ये है। दूसरे, आंतरिक भ्रष्टाचार। हमें अपने आप को देखना होगा। हमने वो भी दिन देखा है कि जब आप 4 आना जानते, 25 पैसे के टीए बिल के हेर फेर में आईसीएस अफसर बर्खास्त होते थे। एक आईपीएस अफसर इससे बर्खास्त हो गए कि जापान ट्रेनिंग में गए थे, कैमरा ले आए, उस पर ड्यूटी नहीं दी। आज जब मैं देखता हूं कि हेड कांस्टेबल फॉर्च्यूनर पे चल रहा है और एसएसपी की हिम्मत नहीं कि उसको टोक दे कि ये फॉर्च्यूनर कहां से आई, एसएसपी डीआईजी की हिम्मत नहीं कि नोएडा में आप इतने बड़े पत्रकार हैं, शायद आपके पास 1 फ्लैट होगा, अगर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पास 5 फ्लैट हैं, उनकी किसी की हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर पूछे कि तुम्हारे पास 5 फ्लैट आए कहाँ से, रोलेक्स घड़ी कैसे बांध रहे हो और बीएमडब्ल्यू पे दफ्तर कैसे जा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा, ये चीज़ चलने वाली नहीं है। हालांकि इस सवाल में मैं चाह रहा हूँ एक लंबी डिस्कशन हो, लेकिन एक सवाल मेरा पूछने का जरूर मन कर रहा है। सर ये मुझे बताइए कि कोई भी आदमी बहुत सारी चीज़ों से जीवन में आनंद लेता है, उसे पैसा भी आनंद देता है, उसे सम्मान भी आनंद देता है, लेकिन जीवन में किस स्तर पर ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं आप ही की बात करूं, आपने अपने करियर में बहुत बड़े शुरुआती दौर में ही रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, मुझे ईमानदारी से काम करना है, और ईमानदारी से जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जो आनंद है वो पैसे कमाने के आनंद से ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादातर लोग इस उलझन में क्यों पड़े रहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं मैं 1000 करोड़ कमा लूँ? क्योंकि आज अगर आप हमारे सामने बैठे हैं, आज आप इसलिए बैठे हैं और आपसे हर दूसरा आदमी इसलिए पॉडकास्ट कर रहा है क्योंकि आपका एक करियर रहा, उस करियर में ईमानदारी रही है। अगर आपने बतौर पुलिस अफसर 5000 करोड़ कमाए होते तो उस पैसे के लिए तो कोई आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। इस भेद को बहुत सारे लोग क्यों नहीं समझ पाते? ध्यान से सुने, मेरी उम्र 75 साल है, जो मैं कह रहा हूँ मेरा डाइंग डिक्लेरेशन मान लीजिए, क्योंकि मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। मेरे पास अगर 100 करोड़ आ जाते तो मैं क्या कर लेता? शराब का टेस्ट में जानता नहीं, जो कपड़े तन पे है इससे ज़्यादा मुझे पहनना नहीं, 2 रोटी शाम को खाता हूँ, सुबह कुछ फल खाता हूँ, इसके लिए ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको कहते हैं कि अगर अनाधिकार या अनधिकृत पैसा आता है तो वो काल बन करके आता है। तीसरी चीज़, आपका जो सम्मान है, आज भी जब हवाई जहाज में चलता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री राजनेता जब मिलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम सिंह जी, आपने बड़ी शान से नौकरी की, बड़ी दबंगई से नौकरी की, वो मेरा अलंकरण वो भी एक है। लेकिन मैं ऐसों को भी जानता हूं जिन्होंने हज़ारों करोड़ कमाए और जब सीबीआई का छापा पड़ा तो इकलौते बेटे ने ये कहा कि पापा मैं शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पिता हैं, और आत्महत्या कर ली। सोच लो इसके भाई, ये काल लक्ष्मी है, ये भाग्य लक्ष्मी नहीं, ये काल लक्ष्मी है। ये मुसीबत की पिटारा लेकर के आएगी तुम्हारे यहाँ अगर आई। और तीसरी चीज़, उस अट्टालिका का आर्किटेक्चरल वंडर का फायदा क्या जहां स्विमिंग पूल भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं कि अपना साइन बोर्ड लगा लो, क्योंकि अगले दिन ईडी सीबीआई आ जाएगी। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार, जिसके लिए तुमने नौकरी की है,
लोग मेरा घर देखने आते हैं कि आखिर विक्रम सिंह इतनी टॉप पोस्ट है, सारी टॉप पोस्ट, इनका घर देखने चले, बड़े निराश होकर जाते हैं। क्योंकि मेरा मकान आज भी इंदिरा नगर में लखनऊ नगर निगम का MIG का मकान है, वो भी पिताजी का दिया हुआ, मैंने नहीं बनवाया है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये हमारा 8वां या 9वां पॉडकास्ट है। पिछले 3 मिनट में आपने जो बात कही है, मुझे लग रहा है ये अब तक की बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण 3 मिनट हैं। और पुलिस ऑफिसर ही नहीं, कोई भी आदमी जीवन में जिस भी मोड़ पर है, सर ने जो पिछले 3 मिनट में पैसे और ईमानदारी का जो फ़र्क बताया है और उसके जो नफ़े नुकसान बताए हैं, अगर कोई आदमी अपने जीवन में उतार ले तो शायद आधी से ज़्यादा उसकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सर, आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिभा ने हैरान किया? जिस भी आदमी को आपने देखा या सुना और उसकी प्रतिभा देखकर आप हमेशा हैरान हुए, आपको लगा कि मैं इस स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और आपने बहुत कुछ सीखा उससे। एक हमारे SSP थे, जब मैं पहली पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग में, बलबीर सिंह बेदी SSP, और वो पहला कहते हैं कि वो पिता तुल्य होता है, उसके संस्कार आप लेते हैं। उनका काम करने का तौर तरीका, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी। जब मिसेस बेदी गुजरी तो उन्होंने कहा, पद्मा मेरी वाइफ का नाम कह दो, कि एक सबसे सस्ती कमीज आती है टेरेलिन की, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, पैराशूट की तरह होता है, तब रिक्शे वाले वगैरह सब पहनते थे। पानी में डालिए, डिप एंड ड्राई टांग दीजिए। उनका 5 कमीजें हैं, मैं रोज एक पहनूंगा, खुद धो करके मैं टांग दूंगा। और सबसे सस्ता फल, सबसे सस्ती सब्जी। और काम में तो ये था, जो उनका मुआयना होता था, भगवान ही मालिक, जैसे MRI और CT स्कैन हो जाएगा दफ्तर में आपके, 8 घंटे लगातार बैठना। उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता देखने योग्य थी। और सर, मुझे लग रहा है उनकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता भी यही है कि आज विक्रम सिंह जैसा शख्स 75 साल की उम्र में, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है, एक ऐसे शख्स का नाम लेकर उनकी तारीफ कर रहा है जिसका शायद ज़्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। और मुझे लग रहा है उनकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही होगी। सर, आखिर में इस चर्चा का मुझे लग रहा है इससे अच्छा कुछ अंत नहीं हो सकता। वैसे तो आपने इसका जवाब दिया भी है, फिर भी मैं चाहूँगा, ज़िंदगी में कोई भी आदमी जो कुछ भी करना चाहता है, सफल होना चाहता है, 3 सबसे ज़रूरी गुण क्या है? सक्सेस बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं है। सक्सेस के लिए जरूरी है हार्ड वर्क। जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ध्यान रहे इस बात का, कोई बाय 1 गेट 1 फ्री या शॉर्टकट नहीं होता। कठोर परिश्रम, स्मार्ट वर्क। तीसरी चीज ज़हनी ईमानदारी। एक तो ये होता है फाइनेंशियल ईमानदारी, कि हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन बहू बेटी मेरे सामने सुरक्षित नहीं हो, तो आप फिर भी बेईमान की बेईमान है, धूर्त है अव्वल दर्जे। अगर आप जातीयता को मानते हैं तो भी आप धूर्त हैं अव्वल दर्जे के। ज़हनी ईमानदारी, मेंटल इंटेलेक्चुअल ईमानदारी, और एक चीज़ आप और कर लें, किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, क्योंकि बैर आप जिसके भाव रखेंगे तो उसका अहित तो होगा नहीं, लेकिन आप अपना अहित उसी दिन से कर रहे हैं जिस दिन आप बैर भाव से पाल रहे हैं। आज मैंने इतने एनकाउंटर किए हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मुझे लग रहा है कि इस बातचीत में शायद हमने पूरा जीवन ही समेट लिया आपने, और आपने जीवन के बारे में बताया, नैतिकता के बारे में बताया, एक आदमी के प्रोफेशनली क्या सिद्धांत होने चाहिए उसके बारे में बताया, और क्या कुछ लर्निंग आपके पूरे करियर में रही है। मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए इससे बेहतरीन बातचीत और कोई नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस वक्त के लिए, इस बातचीत के लिए। और हम चाहते हैं कि आप जीवन में यूं ही ऊर्जावान बने रहें, यूं ही अपनी बातों से लोगों को ओतप्रोत करते रहें, और यूं ही अपना हमारे जैसे लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहें। ईश्वर आपको 100 वर्ष की आयु दें, और आप हमेशा हमारे साथ यूं ही बने रहें। बड़ी कृपा कि आपने अवसर दिया और मेरी नॉनसेंस को सुना इतने धीरज के साथ। मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने मौका दिया मुझे वार्तालाप का। नहीं, नॉनसेंस नीरज है, और आपको सुनने में मैंने कोई नॉनसेंस नहीं दिखाई। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।